उमरा कहाँ है भाई? तो देर उमरा जी अभी है ही नहीं क्या? क्लास में नहीं है उमरा? हो सकता है। उमरा तो आज आने वाली थी, कह रही थी आऊंगी आज। कैसे हैं सभी? कौन सी वाली बात मैम को पता है? मुझे बता दो। वी हैव अ न्यू स्टूडेंट हेयर जॉन। यार कैमरा में एक एक करके हर बार बोलूं कि कैमरा ऑन कर लो तभी ऑन करोगे क्या? तो पलक ने किया, सानिया, अमन ने तो चलो मैसेज कर दिया था, वो बाहर है। बाकी ये है, अंकित है आज, ओके, अनमोल, उजैर। उजैर कैमरा क्यों नहीं ऑन? हर्षप्रीत तो कह ही रखा है मैम मेरा तो कैमरा ठीक ही नहीं है, मैं क्या करूँ, है ना? उसने तो बोला हुआ है। उजैर का क्यों नहीं है? जुबैरिया का क्यों नहीं है? और वी हैव अंकिता कहाँ है? अंकिता, यू देयर इन द क्लास? कहाँ गई अंकिता जी? है क्या क्लास में? कैमरा प्रणाम। सॉरी पलक, आपने जो क्लास के बाद। और मुझे सानिया ने भेजा था सानिया डाउट है उसमें कोई जो आपने मुझे भेजा था उसमें क्लियर है? ओके। एक मुझे भेजा था समीहा, समीहा है क्लास में? समीहा, समीहा का डाउट था वो मैंने किया था। अमन ने भेजा था, अमन आवाज आ रही है? ट्रांसक्रिप्शन इन यू कैरियर्स, अमन का डाउट था ना कि मैम ट्रांसक्रिप्शन कैरियर्स में क्या हो रहा है ना अमन? एक बार जो हमने लास्ट क्लास में किया था वो, हाँ दोबारा बता देती हूँ, वैसे मैंने याद है हम लोग दोबारा कर लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यू कैरियर्स में ना हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसक्रिप्शन तीन स्टेप तो होते ही होते हैं। वो है इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, वो आपको हर जगह मिलेंगे। बट यू कैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन में तीन एडिशनल स्टेप्स होते हैं, वो होते हैं कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, है ना? ये तीन स्टेप्स होते हैं। एक और चीज जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि बताओ कौन बताएगा? हाँ बता दो सलोनी, कि ट्रांसक्रिप्शन यूकेरियोट्स में कहाँ होती है, ट्रांसलेशन यूकेरियोट्स में कहाँ पर होती है? मैं थप्पड़ मार दूंगी। ये तो सामने है मेरे, क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट कौन है मेरे सामने? पता नहीं, पर सानिया कहेगी मैं ऐसे कैसे हो जाती हूँ। सानिया है मेरी स्क्रीन में सबसे पहले, सबसे पहले। फोटो भेजूंगी किसी दिन, ठीक है सानिया? सानिया बताइए, ट्रांसक्रिप्शन यूकेरियोट्स में कहाँ होती है और ट्रांसलेशन यूकेरियोट्स में कहाँ होती है बेटा? यस, ट्रांसक्रिप्शन जो होती है साइटोप्लाज्म, मैडम साइटोप्लाज्म। आपने बोला कि क्लोरोप्लास्ट। तो ट्रांसक्रिप्शन जो होती है आपकी यूकेरियोट्स में न्यूक्लियस में होती है, और ट्रांसलेशन आपकी होती है साइटोप्लाज्म में। उसके बाद क्या है ना कि जो इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, ये जो तीन स्टेप्स हो गए, उसके बाद जो आरएनए बनता है ना, उसे हम एमआरएनए नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एचएनआरएनए, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। इस एचएनआरएनए में तीन एडिशनल स्टेप्स होते हैं, उसके बाद आपका एमआरएनए बनता है। वो स्टेप्स, एक तो हमने पढ़ा था कि ये जो डीएनए होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसमें दो तरह की सीक्वेंस होती है। एक होती है एक्सॉन्स और एक होते हैं इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स वो होते हैं जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंस जो होती है वो आपकी इंट्रॉन होती है, और एक्सॉन्स वो होते हैं जो ऑफकोर्स कोडिंग करते हैं। तो अभी जो एचएनआरएनए है ना, उसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों होते हैं। तो एक तो स्प्लाइसिंग होगी, स्प्लाइसिंग में क्या होता है, कट जाते हैं ये इंट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा आपका कैपिंग होती है, कैपिंग में आपका क्या लगता है हर्षप्रीत, एमआरएनए की पोलैरिटी बताना जरा। हर्षप्रीत आवाज आ रही है? हर्षप्रीत, धीरे, इतनी देर में मत बोला कर यार, 2 घंटे की क्लास होती है तुम्हारी
जवाब दिया करो जल्दी। हर्षप्रीत एमआरएनए की पोलैरिटी बताओ जल्दी। और हर्षप्रीत आज की क्लास में लास्ट में फोन से ज्वाइन करके सभी को अपना फेस दिखाएगा, हमें पता ही नहीं है हर्षप्रीत दिखता कैसा है। ठीक है हर्षप्रीत, करेक्ट। एमआरएनए या आरएनए की हमने पढ़ा ही था कि हर चीज का आंसर 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी होती है, तो कैपिंग हेड पे लगेगी ना आगे की तरफ, तो कैपिंग फिर कहां पर होगी, 5 प्राइम एंड पे। ये अगर हमारा जो एचएनआरएनए है 5 प्राइम पे यहाँ मिथाइल ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग होगी। तीसरा स्टेप हमारा होता है टेलिंग का, पॉली ए टेल, सॉरी टेलिंग का होता है, पॉली टेल आपकी 3 प्राइम एंड पे रखती है। दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। वन थिंग वी हैव आल्सो डिस्कस्ड सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन कौन बताएगा, क्या हमने डिस्कस किया था ना मेरे ख्याल से सिस्ट्रॉन। ठीक है इशिता बताइए सिस्ट्रॉन क्या होता है बेटा। यस डीएनए का वो सीक्वेंस जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड या जीन कह दो, वो जो पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करती है ना, वो वाली पार्ट, वो वाला जीन, वो वाली सीक्वेंस, उसे सिस्ट्रॉन बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है क्योंकि डीएनए आल्सो कोड्स फॉर टीआरएनए, डीएनए आल्सो कोड्स फॉर आरआरएनए। टीआरएनए क्या किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड कर रहा है, वो ट्रांसलेशन में हेल्प जरूर करता है बट वो कोडिंग का तो पार्ट नहीं होता ना। इसीलिए हमने बोला था कि सिस्ट्रॉन वो पार्ट होता है जो पर्टिकुलर किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। प्रोकैरियोट्स जो होते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, और जबकि यूकैरियोट्स क्या होते हैं आपके मोनोसिस्ट्रॉनिक। दैट वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ा था। जेनेटिक कोड हमने भाई कि 3 कोडोन, एक कोडोन में 3 बेस पेयर होते हैं, टोटल 64 कोडोन्स होते हैं, थ्री स्टॉप कोडोन्स होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए, है ना। क्या हो गया आपको आज, ठीक हो, पानी वानी कुछ चाहिए। ऑनलाइन वालों को तो मैं ये भी नहीं बोल सकती पानी कॉफी चाय कुछ। हाँ और एक होता है आपका स्टार्ट कोडोन एयूजी। एयूजी ऑल्सो कोड्स फॉर अमीनो एसिड मिथ्योनिन, ये हमने पढ़ा था। स्टार्ट कोडोन्स जो होते हैं आपके यूनिवर्सल होते हैं, यही क्वेश्चन था ना सानिया का, स्टार्ट कोडोन से नहीं, ऑल कोडोन्स आर यूनिवर्सल। जो मतलब कि ट्रिपल यू है जैसे, वो अगर फिनाइल एलानिन के लिए के लिए कोड करता है तो वो हर जगह फिनाइल एलानिन के लिए कोड करेगा। बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस होती है वो हमको नहीं पढ़नी है, बट मोस्टली इन्हें हम यूनिवर्सल ही बोलते हैं। ये डी जनरेट, दो नाम है प्रॉपर्टी का जो आता है। डी जनरेट का मतलब क्या होता है, एक अमीनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडोन कोड करते हैं, है ना, मोर देन 1 कोडोन कोड करते हैं। एक हमने पढ़ा था अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब क्या होता है बालकों, कि 1 कोडोन कोड्स फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई थिंक हम लोगों ने लास्ट क्लास में जेनेटिक कोड तक ही पढ़ा था। नींद आई है, आगे आ जाओ, क्या हो गया, डांट वाट दिया क्या किसी ने, फिर क्या हुआ आपको, आप इतना शांत हो, पढ़ भी नहीं रहे हो। अमन क्या हुआ बेटा, अच्छा अच्छा सीक्वेंस, हाँ कैपिंग टेलिंग नहीं, कैपिंग टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। ये देखो कैपिंग सबसे पहले होती है, कई जगह कई बुक्स में आपको मिलेगा कैपिंग स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग लिखा होता है, और कई जगह ना कैपिंग टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग लिखा होता है, बट कैपिंग सबसे पहले होती है, ये पक्का है। कैपिंग हमेशा सबसे पहले होगी, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में ना आपकी सबसे पहले आपकी कैपिंग ही होती है, कि कैपिंग होगी ही होगी। उसके बाद हाँ, उन्होंने सिर्फ बनाया हुआ है, स्टेप्स नहीं लिखे हुए, वो तो उन्होंने करके दिखाया हुआ है, करके दिखाया, हाँ उन्होंने करके दिखाया हुआ, बट कैपिंग हमेशा सबसे पहले होती है, पहले वो कैपिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो लोग स्प्लाइसिंग करते हैं। ठीक है, सो कई जगह कैपिंग टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग लिखा हुआ है, कई जगह आपका लिखा हुआ है क्या कहते हैं, कैपिंग स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग, बट कैपिंग हमेशा पहले होगी, ये पक्का है। ठीक है, उसके बाद ठीक है अमन, ओके। उसके बाद हम लोग का जो आज स्टार्ट करना है ना, तुम लोग कैम्ब्रिज वाली बुक से पढ़ रहे हो क्या सभी लोग, किसी को डाउट है उसमें से जो हम कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले सिर्फ 2 बच्चों का कैमरा ऑन है, बाकी सबका ऑफ है यहाँ।
ये कहाँ है? अंकिता कहाँ है और वो कहाँ है? वो क्या नाम है? रुद्रा। रुद्रा है क्या क्लास में? उजैर का भी हो गया, रुद्रा नहीं है आज क्लास में ना। ओके, अब आपका भी हो गया जो अरिया। बेटा मैं नाम गलत बता दिया, आई डोंट वांट टू से इट रॉन्ग। ठीक है, ऐसे गुस्सा मत हो जाना, बच्चों को बुरा लग जाता है भाई मैम मेरा नाम गलत ले रही है। बताओ यार, कितना भी टफ नहीं है, ये भी नहीं बोलना आता। बता देना। क्या हुआ? कितना भी नहीं है, अमन ने तो मना किया हुआ है। अंकित कर दो यार, अंकित न्यू स्टूडेंट है। और कौन है? चलो भाई कर लो अपने अपने कैमरे ऑन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारा पढ़ लिया था। आज जो हमें स्टार्ट करना है ना टॉपिक, हमें करना है ट्रांसलेशन से। ट्रांसलेशन से पहले ना हमको टीआरएनए के बारे में पढ़ना है। एमआरएनए के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, थोड़ा सा हमको टीआरएनए के बारे में पढ़ना है। टीआरएनए हमारा क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का स्ट्रक्चर आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा है ना, अभी वाला अपडेटेड वाला नहीं, अभी भी हमको पुराने वाला ही पढ़ना है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर जो पुरानी एनसीईआरटी में होता था, कैसा है वो? इस तरह से। इसमें देखो, है तो ये आरएनए ही ना। एक बेसिकली टीआरएनए होता क्या है? एक ऐसी स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, वो बस फोल्डेड है। हाँ, है एक ही स्ट्रैंड। मान लो यहां से वो स्टार्ट हुई है इस तरह से, ये एक ही स्ट्रैंड है ये पूरी, ऐसे है तो एक ही स्ट्रैंड ना। ट्रांसफर आरएनए ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही स्ट्रक्चर है। एमआरएनए जैसे हम बनाते आ रहे हैं लंबा सा सीधा, बस यहाँ पे ये ऐसे प्रॉपर ना लॉन्ग स्ट्रैंड नहीं है, ये थोड़ी सी इसका एक ही स्ट्रक्चर है, बट है एक स्ट्रैंड। इसीलिए आपको याद रखना है कि इसकी भी क्या होगी? पोलैरिटी होगी। इसकी भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो होती है आपकी पोलैरिटी होती है। अब जो आपको इसमें याद रखना है ना, ये वाला जो फेज होता है, ये वाली, यहाँ पे क्या अटैच होंगे? ये बेसिकली आपका एंटीकोडोन साइट होती है, या एंटीकोडोन लूप बोलते हैं इसमें। क्योंकि टीआरएनए जो है ट्रांसफर आरएनए, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि एमआरएनए से रीड करना। जैसे अगर हम ले हाँ, ये हमने एमआरएनए बनाया, ठीक है। अब एमआरएनए पे यहाँ पे मान लो ए यू जी है, यहाँ पे सी 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 है, यहाँ ए है, लेट्स से, ठीक है। तो अब उसका काम है कि ट्रिपल सी जो है ना, उसके उसको कोड करके, ट्रिपल सी जिस भी अमीनो एसिड के लिए कोड करता है वो वाला अमीनो एसिड ढूंढ के लाना। तो वो कैसे रीड करेगा? यहाँ पर ट्रिपल सी के ऑपोजिट वाला एंटीकोडोन होगा। ट्रिपल सी का ऑपोजिट क्या होगा? ट्रिपल जी, जी जी जी। तो ये आपका एंटीकोडोन लूप है। एंटीकोडोन लूप का काम होता है, ये हर टीआरएनए का एक अलग, एक हर टीआरएनए के पास एक एंटीकोडोन या एक लूप होगा, ठीक है, एक ही होगा, इसके पास और कोई नहीं है, ये सिर्फ ट्रिपल जी वाला ही है। अच्छा रे बेटा, क्या करे आगे आज, क्या करे? पेट पेट ऑर्डर कर ले, चला दो। और बोलो। हम फैन ऑफ कर, ऑन कर दो, बच्चे कह रहे हैं, लेकिन 2 नंबर पे करते हैं। और क्या? इसके बाद रब कर दो, 2 नंबर पे पंखा ऑन कर दो, बहुत तेज मत कर, आवाज नहीं आ कह रहे तो ऑन कर दो आप। इसके बाद ये वाली जो स्ट्रैंड होती है ना, इसमें आपको याद रखना है, इसकी जो सीक्वेंस होगी वो हमेशा क्या रहेगी? इसके लास्ट के जो कोडोन होंगे हमेशा यहाँ पे सी सी ए ही रहेगा, ये चेंज होगा ही नहीं, हमेशा सी सी ए ही यहाँ पे आपको मिलेगा। ये कौन सा एंड होता है? ये वाला एंड जो होगा इधर, ये 5 प्राइम होगा। जहां सी सी ए मिलता है ना लास्ट में, वो वाला आपका 3 प्राइम एंड होता है। ये भी आपको याद रखना है कि 3 प्राइम एंड पे, थैंक यू, हाँ कम एंड, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। ये वाला जो होता है इसका डी आर्म होती है, ये वाली इसकी टी आर्म। टी आर्म आप लोग कई बुक में लूप पढ़ोगे, बात एक ही है। टी आर्म बोलो, डी लूप बोलो, इतना कोई खास इनको फंक्शन हमको पढ़ना नहीं है। एटीपी सिंथेसाइज, एटीपी से चार्ज होने में ये सारा काम है, इतना हम लोग को नहीं करना,
ठीक है, इसके बाद जो ये 5 प्राइम वाला एंड होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यार, ये बेसिकली ये जो आर्म है ना, ये आपकी एक्सेप्टर आर्म है, ये हेल्प कर, यही है जहां पे अटैच होगा आपका अमीनो एसिड। एक्सेप्टर आर्म पे आपका अमीनो एसिड जो होता है वो आके अटैच होता है। टीआरएनए का स्ट्रक्चर, कोई डाउट? टीआरएनए के स्ट्रक्चर में जो आपको पता होना चाहिए वो ये, एक उसका एंटीकोडोन लूप होता है, एंटीकोडोन लूप में ना वहां पे एंटीकोडोन, जो भी एमआरएनए पे कोडोन है उसको ऑपोजिट वाला कोडोन क्या हो गया सलोनी बेटा, क्या हुआ? एंटीकोडोन में ना उस भाई उसका जो भी एमआरएनए पे कोडोन है उसका ऑपोजिट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ट्रिपल सी वाला है तो उसके ऊपर ट्रिपल जी होगा, और वो अपना ट्रिपल सी जिसके लिए भी कोड करता है वो अमीनो एसिड ढूंढ के ले आएगा। सिर्फ इतना ही काम होता है उसका। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग, अब आते हैं फाइनली ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन हमें पता है कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म में, एग्जैक्टली राइबोसोम। राइबोसोम अगर हम बात करें, सब यूनिट, 2 सब यूनिट होती है राइबोसोम की। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो होता है 70S का होता है, यूकैरियोट्स में 80S का होता है। प्रोकैरियोट्स में जो 2 सब यूनिट्स होती है वो 50S एंड 30S की होती है, यूकैरियोट्स में 60S एंड 40S। ठीक है, ये आपका एमआरएनए हो गया। हमें पता है कहां पे स्टार्ट होता है एग्जैक्टली, ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहां पे स्टार्ट होगा, स्टार्ट कोडोन से, है ना। उसके पहले कुछ भी प्रेजेंट हो हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे वहां पे। ठीक है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि जहां पे स्टार्ट कोडोन आएगा वहां पे स्टार्ट होगा, और जहां पे आपका स्टॉप कोडोन आ जाएगा वहां पे आपका जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही हमने पढ़ा था। तो ये रहा AUG। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट हो चुका है, इनिशिएट हो चुका है आपका जो प्रोसेस है। ये इनिशिएशन दो आपकी बुक में से लिखा नहीं है, बट ऑफ कोर्स इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये 3 स्टेप्स तो आपके यूकैरियोट सॉरी ट्रांसलेशन में भी होते हैं। एंड यही रीजन है कि आप लिखा नहीं है बट है तो वही ना। इनिशिएशन का मतलब क्या हुआ कि जहां पे स्टार्ट कोडोन है वहां पे आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। एलोंगेशन का मतलब है कि स्टार्ट कोडोन और स्टॉप कोडोन के बीच वाला जो सीक्वेंस है वो रीड करके उसकी अमीनो एसिड की पूरी चेन बन रही है। ठीक है, और स्टॉप, टर्मिनेशन का मतलब हो गया कि जहां पे आपका स्टॉप कोडोन है वहां पे ये प्रोसेस आपका टर्मिनेट हो गया। वी हैव उमरा नाउ। हाय उमरा, आप क्लास में क्यों नहीं आए? और कैमरा भी ऑन नहीं है उमरा का तो। हाँ जी उमरा जी, आप क्लास में क्यों नहीं आए? आवाज नहीं आ रही उमरा, पहले तो कैमरा ऑन करो, सभी को दिखाओ उमरा को, फिर उमरा बोलेगी। चलिए चलिए जल्दी कीजिए। और आप लेट भी आए हो क्लास में उमरा। हम लोग, अच्छा चलो कैमरा ऑन करके बताओ आप क्लास में क्यों नहीं आए? आप तो ऑफलाइन आने वाले थे और बच्चे बता रहे हैं आप सारी ऑफलाइन क्लास में आते हो, मेरी ही ऑफलाइन क्लास में नहीं आते। नहीं नहीं, मैं ऑफलाइन क्लास में नहीं आती, लेकिन वो यहाँ जा। चलो सैटरडे मिलते हैं फिर तो बेटा। अच्छा हाँ जी, तो इसमें भी आपका वही काम होता है। अब टीआरएनए यहाँ पे आएगा, उसने रीड कर लिया होगा, तो मान लो यहाँ पे ऑलरेडी मिथियोनिन अमीनो एसिड प्रेजेंट है। सुंदर सा लिखते हैं। ठीक है, एक और टीआरएनए है, उसने ट्रिपल यू को वाला रीड किया, ट्रिपल यू कोड्स फॉर से फिनाइल एडेनिन। ठीक है, तो उसके ऑपोजिट एंटीकोडोन में आपका ट्रिपल ए प्रेजेंट होगा, और वो आएगा यहाँ पे आपका फिनाइल एलेनिन प्रेजेंट होगा। इस तरह से बनता रहेगा, आपकी पूरी अमीनो एसिड की चेन बन जाएगी। अब कौन मुझे बताएगा दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा, मैं ही बता देती हूँ, दो अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। बॉन्ड्स के नाम आपको याद रखने हैं कि दो अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होता है ना वो आपका पेप्टाइड बॉन्ड होता है। एक और चीज जो इस पे आपको लिखना है कि ये वाली जो साइट होती है, ये याद रखना कि यहाँ पे आपकी अमीनो एसिड जो है अटैचमेंट साइट है, ये वाली आपकी पूरा प्रॉपर ऐसे लिखेंगे, लिखा है मैंने एक्सेप्टर नाम, फिर भी आप अपनी बुक में देखेंगे ना वहां लिखा है अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट। नोटबुक में लिखेंगे सभी अपने नोट्स में।
हो गया? ओके सो एक बार अगर आप लोग पढ़ते हैं ना तो वहां पे कुछ कुछ चीजें लिखी हैं, लेट मी जस्ट टेल यू कि हाँ, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि आपका एमआरएनए बन गया। एमआरएनए जो होता है न्यूक्लियर पोर से आपके साइटोप्लाज्म में आ जाता है। साइटोप्लाज्म में हमारे पास घूमते हुए फ्री अमीनो एसिड होते हैं, ट्रांसफर आरएनए होता है। जब ये टीआरएनए जो होता है ना, जहाँ पे भी बेसिकली एमआरएनए जाके अटैच हो जाता है राइबोसोमल आरएनए आरआरएनए पे, तो ये क्या करता है, रीड करेगा एंटीकोडोन लूप से, और वो पर्टिकुलर वो वाला अमीनो एसिड जो है वो उसके पास रहता है कि हाँ ये इसके लिए अमीनो एसिड है, वो आएगा और अटैच कर देगा। अगर किसी को ये लगता है कि पहले ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड अटैच करता है या पहले वो एमआरएनए से अटैच होता है, तो इसका आंसर ये है कि पहले टीआरएनए जो है अमीनो एसिड से अटैच होता है। ठीक है, क्योंकि उसके अमीनो एसिड से वो पहले अटैच होगा, और उसके बाद अगर आप बुक खोलोगे ना उसमें लिखा हुआ है कि हाँ, कि भाई उसमें वो अमीनो एसिड से अटैच हो गया, उसने देख लिया ये वाला पेयर है ट्रिपल सी, तो इसके पास ट्रिपल जी वाला आएगा, जो भी इसका अमीनो एसिड होगा वो यहाँ पे होगा, अटैच हो जाएगा, और आपका पूरा सीक्वेंस इस तरह से बनती चली जाएगी। कब तक बनेगी? जब तक स्टॉप कोडोन नहीं आता, जैसे कि यहाँ पे ये रहा। ठीक है, यूएजी आएगा, आपका टर्मिनेट हो जाएगा प्रोसेस, स्टॉप कोडोन आ जाएगा। इतना ही है इस बुक में, अगर आप लोग पढ़ोगे ना बहुत, आपको किसी को भी वो याद नहीं करना है। एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, अंकिता बोल रही है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए बोल रहे हो बेटा, ऐसा वो है नहीं, उस पर क्वेश्चन भी नहीं आता कि एटीपी बाइंडिंग से वो चार्ज हो जाता है, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए ना, वो नहीं है बेटा एज सच, ना उस पर कभी क्वेश्चन आया है, ना ही वो उस वाली बुक में है अगर आप पढ़ोगे तो। इसीलिए आई नो एनसीईआरटी में है आपका अमाइनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए और एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए। तो ट्रांसलेशन में ना आपका इतना ही है। मुझे जो अभी किसी को डाउट है क्या और कोई? जो मुझे अभी करवाना है ना वो आपको म्यूटेशन करवानी है और डिजीज करवानी है थोड़ी सी। बना लो यार, फिर बता दो। हो गया सभी? क्या हुआ मैडम? कि तुम साथ बैठ के बातें करते हो यार तुम लोग, क्यों? हो गया सभी का? देखो म्यूटेशन जो होती है ना, इसका मतलब होता है, तो सुनाई दे रहा है, म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, आपके सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन किसकी वजह से होती है? देखो म्यूटेशन कारण दो होते हैं, एक तो ये जब डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है ना, तब कोई गलती हो गई, उस वजह से भी म्यूटेशन होती है, या अगर आप लोग हमें खुद से इंड्यूस करवानी है, या अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मेरे बॉडी में अगर म्यूटेशन किस वजह से हो सकती है, वो हो सकती है किसी भी फैक्टर की वजह से, और उस फैक्टर जिसकी वजह से म्यूटेशन होती है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटाजन। म्यूटाजन जो होते हैं ना बच्चों, वो कैन बी फिजिकल, कैन बी केमिकल, बायोलॉजिकल बहुत कम होते हैं, बट कैन बी बायोलॉजिकल, हम लोग इवन यूज भी नहीं करते हैं बायोलॉजिकल, तो इतना वायरस, कुछ वायरस वगैरह होते हैं जिनको यूज किया जाता है एज अ वायरल बायोलॉजिकल म्यूटाजन। म्यूटाजन बेसिकली क्या होते हैं? इंड्यूस म्यूटेशन इन सेल, है ना, वो एजेंट्स जो इंड्यूस करते हैं म्यूटेशंस, उसे हम लोग म्यूटाजन बोलते हैं। अब म्यूटाजन, फिजिकल म्यूटाजन का मतलब क्या हुआ कि जो रेज होती है आपकी, ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकती है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन भी हो सकती है। आयनाइजिंग रेडिएशन में आपकी कौन सी आ जाएंगी? जैसे कि गामा रेज, गामा रेज आयनाइजिंग रेडिएशन में। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में आपकी आ जाएंगी यूवी। यूवी में भी हमें पता है ए बी सी होती है, तीन होती है यूवी, नहीं भी पता तो मैं बता देती हूँ कि यूवी रेज जनरली हमारी यूवी ए बी एंड सी होती है, बी वाली हार्मफुल होती है।
UVB हार्मफुल होती है हमारे लिए सबसे ज्यादा, तो UVB से अगर बोलते हैं ना स्किन कैंसर और ये सब, वो UVB से होता है। सो फिजिकल में तो आपकी क्या आ जाएंगी, रेज, जैसे गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, और टू बी प्रिसाइज UVB रेज। ठीक है। केमिकल म्यूटेशन में ना, केमिकल म्यूटाजेंस, म्यूटाजन समझ आया ना? हर्षप्रीत बताएगा मेरे सामने ना आज। देखो मैं बताती हूँ, पहले सानिया है, फिर पलक है, फिर हर्षप्रीत है। तो आज हर्षप्रीत से पूछेंगे, हर्षप्रीत म्यूटाजन क्या होते हैं? हाँ, म्यूटेशन जो है जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है। भाई भाई किसी को कैंसर हो गया, कुछ हो गया, चलो कैंसर तो आपको पता है, म्यूटेशन की वजह से कैंसर भी हो सकता है ना, ये भी एक कारण हो सकता है, कैंसर का म्यूटेशन भी कारण हो सकता है, कि हो सकता है कि भाई आप लोगों ने आजकल सुना होगा कि बहुत सारे, जैसे मैंने अपने काम किया था, रिसर्च मैंने की थी, मैंने भी जेनेटिक उस पे किया था, ठीक है, म्यूटेशन पे ही किया था, कि बहुत सारे दिल्ली के लगभग 300-400 मोस्टली, क्योंकि मैंने जामिया से किया था, तो जामिया के आसपास के हमारे वहाँ एक हॉस्पिटल था, ठीक है, हेल्थ सेंटर में, अंसारी हेल्थ सेंटर करके, तो वहाँ पे जितने भी लोग आते थे ना, 400-500 लोगों का मैंने क्या किया, उनका ब्लड ले लिया, उनका DNA निकाला, और उसपे ना पर्टिकुलर जो जीन इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, वो वाली जीन की सिक्वेंसिंग की, और उसमें ये पाया कि इवन दो जिनको भी डायबिटीज नहीं है या जिनको है, उनको टाइप 2 डायबिटीज थी, तो उसका जीन का कोई रिलेशन नहीं था, बट उन 400-500 लोगों में भी इतने सारे लोग थे जिनमें वो जीन जो है ना, उसमें म्यूटेशन हो रखी थी। म्यूटेशन कौन सी वाली हो रखी थी उनमें? उनमें हो रखी थी SNP। SNP का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। नाम से पता लग रहा है, सिंगल न्यूक्लियोटाइड में पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज है, उसे ही तो हम बोलते हैं ना SNP। बहुत नॉर्मल है, ठीक है, इवन तो सब में वो SNP प्रेजेंट है, इंसुलिन जो जीन प्रोड्यूस करती है, एक पर्टिकुलर जीन की मैं बात कर रही हूँ, उनमें फिर भी मोस्टली में इंसुलिन जो है नॉर्मल अमाउंट पे प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ही जो SNPs या सारी ही जो म्यूटेशन होती है वो बुरी होती है। मैं ये कह रही थी कि इसी तरह ना आजकल जो गर्ल्स है, फीमेल्स है, वो ब्रेस्ट कैंसर, हमें पता है कि इंडिया में फीमेल में सबसे ज्यादा डेथ का कारण जो है, या सबसे ज्यादा केसेस जो है कैंसर के, वो ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना DNA देकर सिक्वेंसिंग करवा सकते हो, और आप पता लगा सकते हो कि क्या आप में वो ब्रेस्ट कैंसर आपको आगे जाके होगा या नहीं, वो वाली जीन प्रेजेंट है या नहीं है। एक्चुअली में ऐसा होता है क्योंकि साइंटिस्ट के पास, रिसर्चर्स के पास, गवर्नमेंट के पास वो डेटा होता है कि जिन भी लोगों को, जिन भी गर्ल्स को ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उनके अंदर कौन सी वाली SNP म्यूटेशन, तो सब में है, हम सब में, कि किस में ज्यादा कौन सी वाली म्यूटेशन है, कौन सी वाली SNP है जिसमें सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। बाहर भी हमारे यहाँ तो सिक्वेंसिंग अगर मैं तुमको बोलूंगी, हमें भी यार, हमारे यहाँ तो इतने पैसे हैं नहीं ना लोगों के पास कि 10,000 रुपए सिक्वेंसिंग करा लो, 10,000 ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी चीज है। बाहर बहुत नॉर्मल है, इवन बहुत सारे फीमेल्स जो क्या करती है, वो हाई उस पर चली जाती है, कि अगर किसी को 30-40-50% चांसेस होता है ना कि ब्रेस्ट कैंसर, आप वनरेबल हो, मतलब कि आप ससेप्टिबल, मतलब आपको होने के चांसेस ज्यादा है, तो वो अपनी ब्रेस्ट ही रिमूव करवा देती है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अगर एक बार हो जाता है तो वो पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि म्यूटेशन आपके DNA में होती है, सीक्वेंस में होती है, और इससे यहाँ पे आता है कि क्या हर एक म्यूटेशन या हर एक सीक्वेंस में जो चेंज होता है DNA में, उससे आपको डिजीज हो जाती है? नो, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि कोई भी, क्योंकि कारण जो है इवोल्यूशन में हमको पढ़ना भी है कि इवोल्यूशन का कारण ही म्यूटेशन है। हाँ, हम लोग ये जो इवोल्यूशन हुआ है, हम लोग इतने एडवांस हो गए हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसका कारण ही तो म्यूटेशन है, कि म्यूटेशन हुई है, उस वजह से हम इस तरह के बने हैं। तो म्यूटेशन हमेशा डिजीज कॉज नहीं करती है, म्यूटेशन हमेशा डेडली नहीं होती, और अगर जो भी डेडली म्यूटेशन होगी ना, तो वो फिर वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी, आगे पहुंच ही नहीं पाएगी। आपके हिसाब से कौन सी म्यूटेशन ज्यादा मिलेगी आपको, डोमिनेंट या फिर रिसेसिव वाली? हमेशा हमें कौन सी म्यूटेशन ज्यादा मिलती है? रिसेसिव, क्योंकि जो डोमिनेंट म्यूटेशन होगी ना, वो तो अभी डोमिनेंट जिसको वो म्यूटेशन होगी उन सब में एक्सप्रेस करेगी। अगर वो डेडली म्यूटेशन है जो किल कर देती है, डिजीज कर देती है, तो वो आगे
आने वाली जनरेशन में जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि वो पर्सन मर जाएगा या वो पर्टिकुलर हो जहां जिसमें भी म्यूटेशन है आगे नहीं बढ़ पाती है। इसीलिए म्यूटेशन जो होती है वो रिसेसिव होगी, ये आपको याद रखना है। म्यूटेशन बुरी नहीं होती, म्यूटेशन की वजह से चेंजेस भी होते हैं, बट यस लीथल म्यूटेशन लीथल भी होती है, बट सारी म्यूटेशन लीथल नहीं होती है। उसके बाद आते हैं हम लोग वापस से केमिकल म्यूटेजेंस पे, जो मैं बता रही थी कि म्यूटेशन खुद से अभी हम लोग पढ़ेंगे कि, क्योंकि मुझे पलक ने बोला कि मैम क्रोमोसोमल थ्योरी है, तो हम लोग कोई नहीं फिर भी पढ़ ही लेंगे कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जब हम पढ़ेंगे कि दो साइंटिस्ट थे सटन एंड बोवरी, फिर हमने पढ़ा था यार ये थोड़ा सा लास्ट टाइम भी। सटन एंड बोवरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि जैसे जैसे मेंडल ने बोला ना जीन्स के लिए, वो क्रोमोसोम पर भी एप्लीकेबल होता है, ठीक है। उस चीज को प्रूव किया था थॉमस हंट मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन ने, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स तो मेंडल है, थॉमस हंट मॉर्गन को बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रूव किया था, हाँ जी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ना वो बिल्कुल सही है। उन्होंने वो प्रूव कैसे किया था, उन्होंने यूज की थी फ्रूट फ्लाई या फिर ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला जो यूज की थी ना, उसके कई ये कारण आपको पता होने चाहिए कि व्हाई डिड ही चूज ड्रोसोफिला एज मॉडल ऑर्गेनिज्म, मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए। उसमें जो एक कारण आता है ना, वो ये आता है रीजन कि उसमें म्यूटेशन इंड्यूस करना या जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाना काफी इजी था। वहां भी उन्होंने म्यूटेशन, जेनेटिक वेरिएबिलिटी आप कैसे लाओगे कि आप उसमें म्यूटेशन इंड्यूस करवाओगे या म्यूटेशन करवाओगे, और वो म्यूटेशन उन्होंने कैसे करवाई थी, वाया म्यूटाजेंस। उन्होंने म्यूटाजेंस यूज किए थे। अब वो जो म्यूटाजेंस होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, कैन बी फिजिकल और केमिकल। इवन आपको पता है ऐसे केमिकल म्यूटाजेंस होते हैं जो आपको हमें एग्जैक्टली पता होता है कि वो प्यूरिन्स में म्यूटेशन करेंगे या प्यूरिन को प्यूरिन में म्यूटेट करेंगे, जैसे ए को जी में या जी को ए में, प्यूरिन को पिरिमिडिन में म्यूटेट करेंगे, चेंज करेंगे, ए से टी हो गया या ए से सी हो गया। नींद आ रही है उजैर? सच बता दे उजैर, मुझे ऐसा लग रहा है आंखें बंद है यार, वही इसीलिए ना मैं तुम लोगों से बात करती रहती हूँ, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है सबको ऐसा लग रहा है मैं प्रवचन दे रही हूँ, बस सब सुने जा रहे हैं और नींद आ रही है। नहीं पलक, मुझे लग रहा है कि नींद आ रही है ना, ये मेरे बेटे को नींद आई है, तो इसलिए बात करना मुझे लगता है थोड़ा जरूरी है, नहीं तो तुम तो सो जाओगे। फिर खाना प्रवचन सुना रही है मैडम, और फिर प्रवचन सुना के चली जाएंगे व्यास जी। व्यास जी पता है ना क्या होते हैं, जो प्रवचन देते हैं उन्हें व्यास जी बोलते हैं। तो मैं हो गई व्यास जी, प्रवचन दिया, तुमको सत्संग सुनाया, तुम चले जाओगे फिर। ओके, तो केमिकल आपको बहुत सारे नाम याद कर लोगे तो वेरी गुड, नहीं भी याद करोगे इट्स कंप्लीटली फाइन। फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल म्यूटाजन होता है 5 ब्रोमो यूरेसिल, ठीक है। एक केमिकल म्यूटाजन होता है एक्रिडिन ऑरेंज। You don't have to learn all these names, you just need to know कि केमिकल म्यूटाजेंस होते हैं। इसी तरह बायोलॉजिकल तो पढ़ना ही नहीं है कुछ खास, क्योंकि बायोलॉजिकल कुछ वायरस वगैरह है उनको यूज कर लेते हैं म्यूटेशन कॉज करने के लिए, कि पर्टिकुलर डीएनए को कट कर दिया कहीं से, वो कहीं और लाइगेज हो गया, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, उन्हें हम बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस बोलते हैं। बट अगर किसी को मान लो काम करना है, अभी अभी जैसे ये बीटी कॉटन बनी या कोई भी अगर किसी को एक्सपेरिमेंट करना है, तो आपको म्यूटेशन तो करनी पड़, म्यूटेशन का मतलब बस इतना है चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। तो वो हम अगर म्यूटेशन इंड्यूस करनी है या कहीं पे म्यूटेशन कॉज करनी है, विद द हेल्प ऑफ म्यूटाजन हम लोग करते हैं। मेनली जो म्यूटेशन हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं ना, वो 2 टाइप्स की पढ़ी है। एक हमने पढ़ी है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन और दूसरी हमने पढ़ी है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन बोला क्या किसी, क्या तो उसी में वही तो आ गया इंसर्शन, वो आएगा, आ रहे बेटा आ रहे, पॉइंट म्यूटेशन इन्हीं में तो आता है मैडम, सब्स्टिट्यूशन में कह लो या वो इंसर्शन डिलीशन, एसएनपी जिसमें बनती है वही ना मैडम, आ रहे। क्योंकि सिवाय पलक और उजैर के किसी का कैमरा ऑन नहीं है, ऐसा क्यों भाई?
कर लो। सानिया बताएगी, सानिया फ्रेम शिफ्ट बता दे और सब्स्टिट्यूशन बता दे सबको भाई क्या होती है। जैसे कि जो मोस्टली आपका एसएनपी में होता है, ठीक है, एसएनपी में हमारे क्या होता है कि मान लो ए वही सिकल सेल एनीमिया, चलो सिकल सेल एनीमिया कर लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया ना इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया में हमारे क्या होता है कि आपकी एक सीक्वेंस है, कौन बताएगा कौन सी सीक्वेंस होती है भाई? 3' और देख के मत बताना, मुझे देख के बता दो। उजैर ही बता दे, उजैर बता दे सबको जरा। सक्षम का भी कैमरा ऑन नहीं है, फिर सक्षम कहेगा आपने बोला ही नहीं, मैंने 2 मिनट किया था। शायद मत बोलो उजैर भाई ऐसे, पक्का बताओ किस में होता है, 3' में 5' में? वो कौन बताएगा? ये देखो ये लड़कियां, ये नहीं कि मुझे बता दे आंसर। सक्षम कैमरा ऑन करो भाई, सक्षम से अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा। तुम लोग तो नहीं तो सो जाओगे। वो एक नैप लेके आ गई मुझे तो लग रहा है सानिया। जल्दी बताओ उजैर क्या होता है, चलो बताइए उजैर जी। जी ए जी है आप ये कह रहे हो, तो 3' to 5' में यहाँ पे क्या होता है? टी टी सी, है ना? और mRNA हमारा 5' to 3' होता है, तो उसमें भी जी ए जी होता है। और जी ए जी कोड्स फॉर, उजैर बताइए। उजैर इज राइट कि जो जीएजी होता है ना 5' to 3' में जीएजी होगा, उसके ऑपोजिट 3' to 5' में सीटीसी। नॉर्मली ये हमारा एमआरएनए है, उसमें जीएजी होगा विच कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड। अगर इसमें म्यूटेशन सिर्फ और सिर्फ एक बेस पेयर में म्यूटेशन होती है, उसमें क्या होगा, यहाँ पे जीएजी की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है? टीटीजी। यही हो जाता है ना बच्चों, यही होता है उजैर, कुछ और होता है? इंटेलिजेंट बच्चों ये डीएनए है, यही होता है या नहीं होता? मैंने कब गलत पढ़ाया? स्कूल वालों ने भी गलत नहीं पढ़ाया, एमआरएनए पे आएगा ना। जी यू जी, नहीं डीएनए में भी है आपकी बुक में, एनसीईआरटी में, कैसी बातें कर रहे हो? मैं वो रटना वो अलग बात है ना। नाउ जीएजी कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, और जीयूजी क्योंकि सिर्फ एक सिंगल बेस पेयर का चेंज हुआ है, यहाँ पे पहले ए था, उसकी जगह यहाँ पे क्या आ गया? टी आ गया, जिसकी वजह से एमआरएनए में जीएजी बन रहा था, अब आपके यहाँ पे एमआरएनए में जीयूजी बन रहा है। नाउ दिस जीयूजी कोड्स फॉर वैलिन। 6th अमीनो एसिड जो होता है ना आपका, वो ग्लूटामिन से, एसिड से या ग्लूटामेट जैसे बोलते हैं, उससे चेंज होके वैलिन में चेंज हो जाता है। एंड इसी की वजह से जो आरबीसी की बाई कॉन्केव शेप होती है वो आपकी चेंज हो जाती है, कौन सी शेप में? सिकल शेप में। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ हमारा? सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन का। अब जो अभी बोला था ना, पलक भी बोल रही थी कि मैम पॉइंट म्यूटेशन, जो ये जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है ना, उसी की पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ही आपकी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। पॉइंट म्यूटेशन में आपका क्या आ जाता है? इंसर्शन या फिर डिलीशन, कि कोई भी चीज आपकी इंसर्ट, कोई भी सीक्वेंस में, डीएनए सीक्वेंस में बेस पेयर इंसर्ट हो रहे हैं या फिर डिलीट हो रहे हैं, वो पॉइंट म्यूटेशन है, और उसे उसकी वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो हमने अभी पढ़ा था कि जो कोडोन होते हैं, एक कोडोन में कितने बेस पेयर होते हैं? 3 बेस पेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस तरह से ले लिया AUG ट्रिपल यू ट्रिपल सी ट्रिपल जी, ये मैंने एमआरएनए बनाया, ठीक है, ये डीएनए में चेंज होता है, एमआरएनए में नहीं, बट मैं एमआरएनए बना रही हूँ। अब यहाँ पे ये एक इस तरह से अपना चल रहा है कोडोन, ठीक है। AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन, ट्रिपल सी और ट्रिपल जी किसके लिए कोड करते हैं, कौन बता दो यार एक बार, कोई बता दो। ट्रिपल यू कोड्स फॉर
फिनाइलएलेनिन। हर्षप्रीत, हर्षप्रीत बताएगा ट्रिपल जी और सानिया बताएगी ट्रिपल सी। बताना सानिया क्या, और हर्षप्रीत बताएगा ट्रिपल सी, जल्दी बताओ क्या ट्रिपल जी। ओके, और सानिया ट्रिपल सी। आवाज नहीं आई सानिया, जल्दी। ये आ गई वजह। पलक बताना। ठीक है, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे इंसर्शन कर दिया किसी भी एक बेस पेयर का। पलक कौन से बेस पेयर का इंसर्शन कर रहे हैं, बताओ एक बेस पेयर बोलो। जी कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं जी बीच में, ये ट्रिपल यू के बीच में। ठीक है, अब ना AUG कोड्स फॉर ऑफ कोर्स अगेन मीथियोनिन। ये जो WG है ये किसके लिए कोड करेगा, बताओ हर्षप्रीत। WG कोड्स फॉर, देख के बता दो, देख लो कुछ तो याद होगा, कौन सा याद करना है। हर्षप्रीत जल्दी बताओ, देखो बताओ क्या, ल्यूसीन। हर्षप्रीत कहाँ बैठे हो, घर पे बैठे हो या बाहर बैठे हो। ओके ना, U डबल सी किसी और के लिए कोड करेगा, C डबल G किसी और के लिए, एंड सो ऑन। तो हमें पता लग रहा है कि सिर्फ एक बेस पेयर जो ऐड हुआ है उसकी वजह से पूरी की पूरी आगे की जो चेन है अमीनो एसिड की वो चेंज हो जाएगी ना, पूरा का पूरा फ्रेम चेंज हो गया, इसीलिए हमने इसे बोला फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर सिमिलरली एक बेस पेयर आप डिलीट भी कर दोगे, लेट्स से हमने ये डिलीट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने एक यू जो था ना वो डिलीट कर दिया, तो भी आप देखोगे WC डबल CG ये भी फिर भी आपका जो पूरा फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट म्यूटेशन इंसर्शन या डिलीशन की वजह से आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है कि फ्रेम ही चेंज हो जाता है जो रीडिंग फ्रेम होता है। उसके अलावा अगर दो बेस पेयर का डिलीशन और एडिशन इंसर्शन करोगे तो भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगा, लेकिन अगर आप तीन बेस पेयर का इंसर्शन या डिलीशन करोगे ना उसकी वजह से सिर्फ एक अमीनो एसिड ऐड होगा या एक ही अमीनो एसिड डिलीट होगा, बाकी की पूरी चेन वैसे ही रहेगी। जैसे कि यहाँ पे ट्रिपल यू था ना, अब मैंने बीच में ना यहाँ पर मान लो यहाँ पर ट्रिपल A ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो भी फ्रेम तो चेंज नहीं हुआ ना, फ्रेम पूरा वही रहा, बस बीच में एक और अमीनो एसिड जो है आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी अगर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन से मतलब फ्रेम पॉइंट म्यूटेशन में तीन इंसर्शन या तीन बेस पेयर का डिलीशन होगा ना तो सिर्फ फ्रेम चेंज नहीं होता, बट ऑफ कोर्स म्यूटेशन तो तब भी होती है, बस आपका एक जो है ना वो अमीनो एसिड सेम एक ही ऐड होगा या एक ही डिलीट होता है, बट इसे हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। तीन चार टाइप की म्यूटेशन है जो आपकी बुक में है, मुझे वो करवानी है। इशिता है आपकी नोटबुक में लिखा हुआ म्यूटेशन, बढ़िया, बहुत सारी नोटबुक बन रही है तुम्हारी। अमन आप बताना हमने कौन कौन सी म्यूटेशन पढ़ी थी पहले जो आपकी बुक में है। अमन जल्दी बताओ भाई, आपको नाम याद है या नहीं है। कैसे बोल रहा नहीं है, तुम लोग पढ़ते नहीं हो क्या। तो जैसे कि हमको पढ़नी है साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, मिससेंस म्यूटेशन, ये सारे ना कुछ कुछ आप जब आप कैम्ब्रिज वाली बुक खोलोगे ना उसमें जो म्यूटेशन का टॉपिक है वहां पे ना अलग से ये सारी म्यूटेशन जो है ना आपकी में लिखी हुई है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ये सारी क्या हो गया, हाँ हाँ ऑफ कोर्स कराऊंगी, नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा कि साइलेंट म्यूटेशन का काम क्या होता है, नॉनसेंस का काम क्या होता है, मिससेंस का काम क्या होता है।
नहीं, साइलेंट म्यूटेशन का मतलब होता है, देखो नाम से पता लग रहा है साइलेंट, कि म्यूटेशन हो भी गई और किसी को पता भी नहीं लगा। वो होता है कि भाई हमें पता है वन अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडोन जो है कोड करते हैं, ठीक है। लेट्स से एक हमने यहाँ पे लिखी सीक्वेंस लिखी, AAWCAUCCC, लेट्स से इस तरह की हमने कोई भी ना यहाँ पे सीक्वेंस लिखी है आपकी, ठीक है। या फिर इसके बाद अच्छा यू ना लिख के डीएनए में कराते हैं, AAGTAUCCC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ दिस जीटीए ना कोड्स फॉर, जीटीए कौन से अमीनो एसिड के लिए आपका कोड करता है, दिस जीटीए कोड्स फॉर वैलिन। ओके, ये ओरिजिनल आपकी डीएनए सीक्वेंस है। जीटीए, जीटीए मतलब बेटा इसको आप लिख लो जी ए, क्या बोलेगा ये, GAU, हाँ GAU बनेगा। ये डीएनए है ना बेटा, टीए तो मैंने एमआरएनए भी बनाया नहीं, आपको बस मैं लिख देती हूँ। ये जीटीए है, इससे एमआरएनए बनेगा फिर अमीनो एसिड बनेगा ना, मैंने बस डायरेक्ट लिख दिया कि जीटीए कोड्स फॉर वैलिन डायरेक्टली, ठीक है। अभी जो आपने बोला मैं बस वही बोलने वाली थी कि जीटीए कोड्स फॉर वैलिन। अब यहाँ पे क्या हुआ, म्यूटेशन हो गई यहाँ पर, ठीक है। म्यूटेशन क्या हुई यहाँ पे कि जी टी में कन्वर्ट हो गया, ये वाला जो ए है वो किस में कन्वर्ट हो गया, टी में। इवन तो म्यूटेशन हुई है अभी भी ये किसके लिए ही कोड करेगा, वैलिन के लिए ही। सो साइलेंट म्यूटेशन वो होती है कि देख रहे हो न्यूक्लियोटाइड का चेंज तो हुआ है ना, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन अभी यहाँ पर हुई है। इवन तो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हुई है, न्यूक्लियोटाइड का चेंज हुआ है, फिर भी अमीनो एसिड जो है आपका सेम अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जो है ना आपका वो सेम ही बनेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन हो भी गई सीक्वेंस में लेकिन कोई भी चेंज नहीं आया, ये एग्जांपल होता है साइलेंट म्यूटेशन का। सबको क्लियर है, ये लिखा है कॉपी में, सभी ने लिखा है कॉपी में कि रब कर दूं, हो गए। क्या हो गया, क्या भाई यार, अभी तो हमने बोला लिख लिया। अच्छा इसको भेज देना, ये स्क्रीन को, तो अगले पे कर देते। सेकंड वाले पे आते हैं भाई हम लोग। सेकंड वाली जो म्यूटेशन होती है आपकी मिस सेंस म्यूटेशन होती है। तो पहले नॉनसेंस कर ले। नॉनसेंस म्यूटेशन में कुछ नहीं होता, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, नॉनसेंस जो अभी बोल भी रही थी इशिता, कि वो म्यूटेशन जिसकी वजह से जो कोडोन है ना वो आपका स्टॉप कोडोन में चेंज हो जाए तो पूरी की पूरी ट्रांसलेशन ही रुक जाएगी, उसको नॉनसेंस म्यूटेशन बोलते हैं। एकदम नॉनसेंस है ये म्यूटेशन, सेंस ही नहीं बनता, बताओ पूरी ट्रांसलेशन ही रोक दी, इसलिए हम इसे नॉनसेंस म्यूटेशन बोल रहे हैं। कि यहाँ पे आपका ट्रिपल ए, ये एमआरएनए लिख रही हूँ मैं ताकि आपको स्टॉप कोडोन समझ आए, हाँ। ट्रिपल ए है, ट्रिपल सी है, यहाँ पे यूएसी था, लेट्स से ट्रिपल सी था, अपना चलता जा रहा था म्यूटेशन, मतलब सीक्वेंस चल रही थी। अब क्या हुआ, आपकी म्यूटेशन हो गई, ये जो यूएसी है ना, सी का चेंज हो गया जी में, बोलो तुम्हारे सर है, यूए जी में चेंज हो गया। अब क्या होगा, अपना अच्छा खासा म्यूटेशन वो सीक्वेंसिंग हो रही थी, एक अमीनो एसिड बना, मान लो अमीनो एसिड 1 लिखा मैंने, एक अमीनो एसिड 2 बना, लेकिन यूएजी में हो गया तो यहाँ पर अब ये स्टॉप हो गया ट्रांसलेशन का प्रोसेस। इसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन, कोई सेंस ही नहीं है जिसका, नॉनसेंस। क्योंकि जो आपकी म्यूटेशन हुई उसकी वजह से जो कोडोन था वो किस में चेंज हो गया, स्टॉप कोडोन में। आप लोग ना कंफ्यूज मत हो जाना, इसलिए थोड़ा सा याद रखने की जरूरत तो देखो है।
साइलेंट म्यूटेशन, इवन दो म्यूटेशन भी हो रही है, सेम अमीनो एसिड बन रहा है, म्यूटेशन हो गई लेकिन पता नहीं लगा किसी को, वो साइलेंट म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन की म्यूटेशन तो हुई है और उसकी वजह से पूरा अब आगे अमीनो एसिड बनी, प्रोटीन बनी नहीं रहा है या चेन बनी नहीं रही है पॉलीपेप्टाइड, ये नॉनसेंस म्यूटेशन है। और जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं वो वाली म्यूटेशन जिसकी वजह से, जैसे सिकल सेल एनीमिया में हुआ था, ग्लूटामिक एसिड से किसमें चेंज हो गया था, वेलिन में, जिसकी वजह से आपका अमीनो एसिड चेंज होता है, वो वाली म्यूटेशन आपकी होती है जो नॉर्मल म्यूटेशन है, वो आपकी मिस सेंस म्यूटेशन है। ठीक है, जो हम लोग नॉर्मल म्यूटेशन पढ़ते आए हैं कि जिसकी वजह से, म्यूटेशन की वजह से अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, वो आपकी मिस सेंस म्यूटेशन है। आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 6 या कुछ है, मैं बता दूंगी, आपकी जो कैम्ब्रिज वाली बुक में है उसमें ये मेंशन है, पॉइंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, ये वाली आप लोग कहीं पढ़ोगे ना। वैसे तो पोलर म्यूटेशन, नॉन पोलर म्यूटेशन बहुत सारी तरह की होती है, बट इन एट दिस लेवल आपको यही पता होनी चाहिए, पॉइंट म्यूटेशन, इंसर्शन या डिलीशन। ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से ही आपकी क्या होती है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। जब आप पढ़ोगे अपने कैम्ब्रिज की बुक में, यही वहां पे मेंशन है कि पॉइंट म्यूटेशन की वजह से फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है। सेकेंड, ये जो सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन है ना, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन के ही ये सारे टाइप्स है, पॉइंट म्यूटेशन के तो ऐसे नहीं हुए। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि आपका डीएनए, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या तो आप उसमें बोल सकते हो साइलेंट म्यूटेशन, की म्यूटेशन हुई भी और हमें पता, सुन भी रही है, या ऐसे नींद आ रही है, लग रहा मुझे कि आपकी म्यूटेशन हो भी गई और पता ही नहीं लगा, क्योंकि सेम अमीनो एसिड के लिए कोड कर रहा है। अंकिता, अंकिता तो बोल ही नहीं पाती यार। हितेश, अरे आज हितेश से बात ही नहीं करी हम लोगों ने, और उमरा से भी नहीं की। हितेश, वो बताओ क्या कहते हैं, तो भूल ही गई उमरा और हितेश के चक्कर में। मैं ये पूछ रही थी कि, छोड़ो जो भी पूछ रही थी, अब साइलेंट म्यूटेशन वो होती है जिसमें स्टॉप कोडॉन आ जाता है, नॉनसेंस म्यूटेशन वो हो नहीं, साइलेंट म्यूटेशन की म्यूटेशन हो भी जाए पता नहीं लगता, नॉनसेंस म्यूटेशन वो होती है जिसमें स्टॉप कोडॉन आता है, और मिस सेंस तो हमारी क्लासिक म्यूटेशन है। लिख लो चाहो तो क्लासिक म्यूटेशन, लिखो तो वैसे ही लिख लो यार, याद रहेगा। क्लासिक म्यूटेशन जो ट्रेडिशनल म्यूटेशन हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बेस चेंज इन सीक्वेंस causes change in अमीनो एसिड, है ना, इस तरह से जो हमारी क्लासिक बेसिक म्यूटेशन है। क्या हो गया, बता दिया। ना 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 भाई, ऐसा तो नहीं। कई जगहों पे आपकी बुक में अगर कोई पढ़ रहा है, एक तो मुझे किसी ने बोला था यार, पियर्सन में सच में भूल जाती हूँ, और मुझे मिली भी नहीं थी, शायद सक्षम ने बोला था या हितेश ने, में से किसी ने मुझे मैसेज किया था बहुत पहले, पियर्सन वाला मुझे याद है। आई विल सेंड, हाँ अभी मैं रिमाइंडर लगा लूंगी और फिर भेजेंगे। तो कई जगहों पे ना ये इंसर्शन डिलीशन म्यूटेशन को ना इस तरह से इंडेल म्यूटेशन लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंडेल म्यूटेशन का मतलब यहाँ पे इंसर्शन एंड डिलीशन ही होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता, ये याद रखना है। पेडिग्री वाला चार्ट आप लोगों ने देखा होगा, एक बार आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है एक बार पेडिग्री का, है ना, पीवाईक्यू में, हाँ हमने देखा है कि एक बार आया है। तो लेट्स स्टार्ट विद जेनेटिक डिसऑर्डर्स नाउ। हो गया सभी का, आगे बढ़े। क्या कह रहे हो पलक बेटा? ओ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसमें ना आप लोग की बुक में ना थोड़ा सा जो आपके एनसीईआरटी में है सेम वैसा ही है, बट सीक्वेंस में जो नंबर ऑफ बेस पेयर में ना थोड़ा सा उन्होंने डिवाइड करके लिखा हुआ है, जब आप पढ़ोगे तो देख लेना, मैं बता देती हूँ। नेक्स्ट जो आपका है ना टॉपिक, वो है आपका, क्या हो गया, डीएनए पैकेजिंग का। पैकेजिंग, जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है ना, ये आपका टॉपिक है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा डीएनए होता है वो 2.2 मीटर लंबा होता है,
2.2 मीटर लंबा एक इतने छोटू से सेल में कैसे आएगा, इससे भी छोटा सेल होता है, तो वो ऑफ कोर्स हाईली कॉइल्ड फॉर्म में होता है। डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है सानिया? कर सकते होंगे यार, बिल्कुल। देखिए छोटा बहुत बड़ा होता है, मतलब साइज छोटा है। और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है सानिया बेटा? ठीक है, वो क्या नाम है, उजैर बताएगा। उजैर, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो लिंकेज होती है उसको क्या बोलते हैं उजैर? एक शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में जो लिंकेज होती है उसे क्या बोलते हैं? और एक शुगर एंड फॉस्फोरस के बीच में जो लिंकेज होती है उसे क्या बोलते हैं? यस, फॉस्फोएस्टर। ठीक है, वो फॉस्फोडाइएस्टर है दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, और वो फॉस्फोएस्टर होता है। ठीक है, तो डीएनए पैकेजिंग जो अभी बोला ना, जैसे कि सानिया ने बोला कि डीएनए जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज उसमें किसकी वजह से होता है? फॉस्फेट की वजह से होता है। तो अगर डीएनए किसी के चारों तरफ ऐसे कॉइल होगा तो उसके अंदर कौन सा चार्ज होना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज, तभी तो अट्रैक्ट होगा ना, वो अच्छे से कॉइल हो पाएगा। तो वो जो प्रोटीन जिसमें डीएनए जिसके चारों तरफ कॉइल होता है, वो प्रोटीन आपका हिस्टोन होता है। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है ना, वो ऑक्टामर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब ऑक्टामर का मतलब हुआ उसमें 8 यूनिट होती हैं। वो 8 यूनिट कौन कौन सी होती हैं? अगर मैं इस तरह से बनाऊं, H2A, H2B, H3 एंड H4, हिस्टोन की ही H2A दो प्रेजेंट होते हैं, दो H2B। इसको ना थोड़ा सा तुम वो समझ लो 3D, अगर कि दो H2A प्रेजेंट है, दो H2B प्रेजेंट है, दो H3 प्रेजेंट है और दो H4 प्रेजेंट है। और जो H1 होता है वो हम अभी पढ़ेंगे, वो लिंकर डीएनए में आपको वहां मिलेगा। H1 नहीं होता। सो अभी मैंने बोला ना ऑक्टामर, ऑक्टामर का मतलब क्या हुआ? 8। तो दो H2A, दो H2B, दो H3 एंड दो H4, हो गए ना 8 यूनिट। तो हिस्टोन जो होता है वो आपका 8 यूनिट्स का जो है वो बना हुआ होता है। लेट मी जस्ट ओपन, आपकी बुक में क्या है ना, एक मिनट दे दो मुझे बस। कैसे होता है, क्या हुआ? फिर माइटोसिस मियोसिस, हाँ सबने पढ़ लिया ना यहाँ पे। ओके, मैंने ना, मुझे इसलिए याद आया, मैंने ना आपको ये जो पढ़ाया था ना रेप्लिक, ये प्लीज डोंट टॉक ना, कि ये पैकेजिंग वाला जब मैंने माइटोसिस पढ़ाया था तब मैंने शायद डिस्कस किया था, ये माइटोसिस में किया था ये वाला डिस्कस पैकेजिंग का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में नहीं किया था लास्ट टाइम भी। चलो, ऑक्टामर जो होता है आपका H2, हिस्टोन ऑक्टामर होता है H2A, H2B, H3 एंड H4। जो डीएनए होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में वो सिर्फ तब प्रेजेंट होता है जब वो अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है। अदरवाइज न्यूक्लियस में डीएनए इस तरह से एंटेंगल, इस तरह से ये ना फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन फाइबर, खाली क्रोमैटिन या क्रोमैटिन मटेरियल, कुछ भी हम इसे बोल सकते हैं कि डीएनए आपका इस फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आपको इतना बहुत ज्यादा कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं ये बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि जो कॉइल्ड फॉर्म होती है, या डीएनए जितना भी कॉइल्ड होता है, किसके चारों तरफ होता है? हिस्टोन। कई बार जब आप पढ़ोगे, जैसे मैं अभी बोल रही थी पियर्सन वगैरह, उन बुक्स में ना ये भी मेंशन है, और ऐसा एक्चुअली होता भी है कि जब डीएनए नॉन डिवाइडिंग होता है सेल, उसमें हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं। आपने कई जगह पढ़ा भी होगा कि जब वो क्रोमोसोम बन जाता है ना, तो उसमें हिस्टोन के अलावा एडिशनल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, नॉट जस्ट सिर्फ हिस्टोन। ठीक है, उनके नाम इतने आपको नहीं पढ़ने हैं कि नॉन हिस्टोन जो एनएचसी जो होते हैं, नाम नहीं पढ़ने, बट हाँ यू शुड नो कि अच्छा देयर आर अदर प्रोटीन्स एज वेल जो पैकेजिंग में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हिस्टोन तो लोअर लेवल पे ज्यादा, भाई लोअर लेवल पे ही, लोअर लेवल से ही प्रेजेंट होता है, जब आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना भी नहीं होता। ये जो क्रोमैटिन वगैरह होते हैं इसमें भी आपको हिस्टोन ना बढ़िया मस्त मिलता है आपको। ठीक है, सो अब आते हैं हम कॉइलिंग पे। कॉइलिंग में अगर आप देखोगे ना कि जो कॉइल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे पूरा
कॉइल फॉर्म में हो जाएगा। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं न्यूक्लियोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है या डीएनए, न्यूक्लियोसोम बेसिकली क्या होता है कि जो बेसिक यूनिट होती है ना डीएनए कॉइलिंग की, उसको हम लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ना व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, यहाँ पे बनाए हम लोग कि न्यूक्लियोसोम इस तरह से होगा। ये आपका एक वो हो गया हिस्टोन, ये दूसरा हिस्टोन हो गया, ये आपका तीसरा हिस्टोन हो गया। इसमें ना ये ऐसे जो डीएनए दूसरे पेन से बनाते हैं डीएनए वाइट से, ये ऐसे जो डीएनए आपका टर्न ले रहा है, अगर आप देखोगे ना ये टर्न्स भी आपको याद होना चाहिए क्या, डीएनए के टर्न, हाँ वन, और इवन बेस पेयर्स भी आपको याद होने चाहिए, 1/2/3 1.75। ये जो डीएनए होता है ना एक न्यूक्लियोसोम में कितने टर्न्स लेता है, 1/2/3 टर्न्स लेता है वो, एक पूरा घूमेगा और एक 2/3 घूमता है, पूरा नहीं घूमता है, ठीक है। सो अगर हम न्यूक्लियोसोम पे आते हैं तो न्यूक्लियोसोम क्या होता है, सिक्स सिलेंड्रिकल इन शेप, ये जो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर है आपका वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है। इसकी लॉन्ग कितना लॉन्ग, वाइड विड्थ इसकी होती है 11 नैनोमीटर, और लेंथ, लेंथ बोलो या लॉन्ग, कितना मीटर लॉन्ग होता है ये, 6 नैनोमीटर लॉन्ग होता है ये, ठीक है। 11 नैनोमीटर, इसको ऐसे लिखो ना, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। 6 नैनोमीटर, एक न्यूक्लियोसोम, एक क्या हुआ, ये वाला जो स्ट्रक्चर है सिर्फ इतना, सिर्फ इतना जो आपका ये स्ट्रक्चर है ना, ये जो है ये न्यूक्लियोसोम होता है पूरा, ठीक है। पूरा न्यूक्लियोसोम नहीं है, यही सिर्फ एक जो ये स्ट्रक्चर है ये आपका न्यूक्लियोसोम होता है, जो 1/2/3 1.75 भी आप लिख सकते हो, कुछ भी लिखोगे दोनों ही करेक्ट है, 1/2/3 टर्न्स या 1.75 टर्न्स, बोथ आर सेम। एक न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ डीएनए जो है एक पूरा टर्न लेगा और एक 2/3 टर्न लेता है, ठीक है, बिफोर लिंकिंग टू दिस न्यूक्लियो नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम। अब एक चीज जो आपको आपने अगर पढ़ा होगा ना, कुछ बच्चों को याद भी होगा कि आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं इतना, बट उसको भी हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि ये जो 1/2/3 टर्न ले रहा है ना इतना, ये वाला जो एरिया है ये वाला, इतने में ना सिर्फ आपके कितने बेस पेयर्स होते हैं बच्चों, इतने में आपके होते हैं 147 बेस पेयर्स, ठीक है। जितना मैंने बोला न्यूक्लियोसोम पे घूम रहा है ना डीएनए, उतने में आपके 147 बेस पेयर होते हैं। अब ये दिख रहा है आपको, ये बीच में एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए है इसको हम लिंकर डीएनए बोल रहे हैं, और बाकी के 53 बेस पेयर्स आपके यहाँ पर होते हैं डीएनए के, क्योंकि आप लोगों ने जब पहले पढ़ा होगा ना तो सबने इतना पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर्स होते हैं, कि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, बट 200 कैसे होते हैं कि जो ये टर्न है उसमें 147, और ये वाला जो लिंकर डीएनए है ना इसके अंदर आपके 53 बेस पेयर्स होते हैं, तो ऑफ कोर्स टोटल फिर भी आपके 200 ही हो गए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है, 147 और 53। अब न्यूक्लियोसोम को अगर आप लो बहुत सारे इस तरह से, यहाँ पर अगर आप न्यूक्लियोसोम को लो तो जैसे होता नहीं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको मैं ऐसे बनाऊं, ये आपके बहुत सारे न्यूक्लियोसोम हैं, अच्छा सुंदर से बना, हाँ ऐसे, और आप यहाँ से इस तरह का एक स्ट्रक्चर ऐसे ही तो बन रहा है न्यूक्लियोसोम। तो इस ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है वैसे मोतियों की माला नहीं होती है, वैसा स्ट्रक्चर है ये आपको, है या नहीं है, वैसा ही तो स्ट्रक्चर है जैसे कि एक मोतियों की माला जो होती है, वैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग, मैं डर
वो लिंकर डीएनए के बाद पास होता है ना बेटा आपका H1 प्रोटीन, यहाँ पर ये यहीं पर जो लिंकर डीएनए होता है ना, यहाँ पर आपका H1 प्रोटीन होता है। लिंकर प्रोटीन, क्योंकि H1 को भी तो हम क्या बोलते हैं, लिंकर प्रोटीन ही तो बोलते हैं। अगर आपको यहाँ पे, कहाँ गया वो, हाँ, H2A, H2B, H3 और H4 प्रोटीन जो होते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये आपके कोर प्रोटीन बोलते हैं इन चारों को, क्योंकि ये आपका मॉलिक्यूल पूरा हिस्टोन का, सॉरी वो हिस्टोन बना रहे हैं पूरा, इसलिए इन्हें कोर प्रोटीन बोल देते हैं। और जबकि जो H1 प्रोटीन है उसको हम लोग लिंकर प्रोटीन बोलते हैं, लिंक करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो लिंक करने में हेल्प करता है, इसीलिए हम उसे लिंकर प्रोटीन बोल देते हैं। ठीक है, ये जो बेड्स, ये जो स्ट्रिंग बीड्स और ना स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है ना, इसका जो वो होता है न्यूक्लियोसोम लाइन अप करके 10 नैनोमीटर वाइड स्ट्रक्चर बनाता है। ये जो फाइबर बनेगा वो 10 नैनोमीटर वाइड बनेगा, पूरा चौड़ा 10 नैनोमीटर, जैसे मतलब ये पूरा जो होता है फाइबर बनेगा 10 नैनोमीटर का। आपके में अगर आप बस इतना ही है, बहुत ज्यादा नहीं है इस कंडेंस फॉर्म में ना, कि इससे ज्यादा है नहीं। एक चीज ये है कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है, ये अगर मान लो मैंने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया इस तरह से, तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में दो तरह के पार्ट होते हैं। एक होता है जो लाइटली स्टेन लूजली पैक्ड होता है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं यूक्रोमाटिन, लूजली पैक्ड लाइटली स्टेन, जो बेसिकली लाइट बैंड्स देगा। ठीक है, लाइट बैंड्स। ये जो सेंट्रोमेयर हो गया, ये सेंट्रोसोम हो गया आपका सेंट्रोमेयर, और ये आपके जो ये लास्ट वाला ये जो टीलोमेयर वाला रीजन होता है, ये जो रीजन होते हैं ना सेंट्रोसोम और ये वाला रीजन, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन रीजन जो होता है आपका टाइटली पैक्ड होता है। अगर जब हम इसे करते हैं ना स्टेनिंग, तो डार्क स्टेन या डार्क बैंड्स आते हैं, जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा ग्राम स्टेनिंग, कि बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ग्राम स्टेनिंग होती है। जो एक स्टेनिंग, अभी मैं बैंड बोल रही हूँ तो बैंड किससे आएंगे, कोई स्टेनिंग तो आप लोग यूज करोगे ही ना, जिसकी वजह से बैंड आएंगे। तो जो स्टेनिंग यूज करी जाती है ये हेट्रोक्रोमैटिन यूक्रोमैटिन रीजन, जिससे पता लग रहा है लाइट बैंड डार्क बैंड्स का पता लग रहा है, उस स्टेन का नाम होता है जिम्सा स्टेन। जी स्टेन भी बोलते हैं जिसे, जिम्सा। ठीक है, इससे ना बैंडिंग की जाती है एक क्रोमोसोम की, कि अगर आपको बैंड देखने हैं, आपको देखना है कौन सी जीन है, वो जिम्सा स्ट्रेन से। बहुत ज्यादा आपको जिम्सा स्ट्रेन के बारे में नहीं पता होना चाहिए, बस आपको नाम पता है क्या काम है, मोर देन इनफ है, इतना है नहीं। ठीक है, तो जिम्सा स्ट्रेन से हम लोग पता लगाते हैं ये बैंडिंग का, कि बैंडिंग वगैरह करते हैं। टाइटली कॉइल्ड रीजन होता है, डेंसली स्ट्रेन होता है आपका हेट्रोक्रोमैटिन, यूक्रोमैटिन जो होता है लाइटली स्ट्रेन होता है आपका। ठीक है, सेंट्रोमेयर आपको जब भी पता होना चाहिए, ये वाला रीजन क्या होता है हर्षप्रीत, इस रीजन को क्या बोलते हैं बेटा क्रोमोसोम के, अरे भाई येलो जो मैं यस, आपको इनके नाम पता होना चाहिए कि ये टीलोमेयर होता है और बीच वाला जो भी बोला सेंट्रोमेयर होता है। ये ऐसे नाम मत भूल जाना। टीलोमेयर का काम, टीलोमेरेज का काम, टीलोमेरेज एंजाइम होता है, उसका फंक्शन, ये सब आप बच्चों को पता होने चाहिए। आ सकता है टीलोमेरेज आता है तो आ भी सकता है। हो गया, अच्छा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मैं सोच रही थी पहले ना आधा घंटा है तो डिजीज ना करवा के ओपरन करवा देती हूँ मैं पहले। ठीक है, पहले ओपरन कर ले, लैक ओपरन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे ना ट्यूसडे को। मैंने बता रखा है, दोबारा मैं बोल देती हूँ, आपका सेम ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं मॉलिक्यूलर और जेनेटिक्स वाला, इसी का टेस्ट है। आपको इसमें पेडिग्री एनालिसिस भी दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में ना हम लोग तीन चीजें करेंगे,
जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, पेडिग्री एनालिसिस, एंड इसके अलावा किसी को और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक्चुअली 4। इसके अलावा किसी का भी कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर में, डू टेक्स्ट मी और मे बी यू कैन टेक्स्ट इन द ग्रुप, और वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ट्यूसडे को आपका इस पूरी यूनिट का टेस्ट है, 40 to 50 क्वेश्चन जो मैं बोलती हूँ उतने आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ट्यूसडे आपका टेस्ट होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद लैक ऑपरेंट। लैक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लैक्टोज। और ओपरेंट का मतलब ना बच्चों क्या होता है कि जो रेगुलेट कर रहा है। रेगुलेट का मतलब है जैसे कि अगर मैं इस रूम में अभी नहीं होंगी तो हम लोग स्विच ऑफ कर देंगे ना, या अब कोई आप रूम में आते हो तो आप पंखे का, एसी का, लाइट का स्विच ऑन करते हो। तो ओपरेंट वही काम करता है कि जब जीन में, सॉरी सेल के अंदर किसी प्रोडक्ट की नीड नहीं है, तो जब नीड नहीं है तो स्विच ऑफ कर दो, और जब नीड है उसको ऑन कर दो। तो स्विच ऑफ और ऑन का काम ही ऑपरेंट का होता है। ऑपरेंट मतलब ही यही है, रेगुलेट कर रहा है, स्विच ऑफ कर रहा है और स्विच ऑन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब एक्चुअली में हो क्या रहा है, लैक्टोज, लैक ऑपरेंट मतलब लैक्टोज ऑपरेंट। लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए जो स्विच चाहिए होता है, जो एंजाइम चाहिए होते हैं, उसको ऑन या उसको हम ऑफ कर रहे हैं। अब ये कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो लैक्टोज है ना, बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया ले लेते हैं हम लोग। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है एनर्जी सोर्स के लिए क्या यूज करता है, इन जनरल वो ग्लूकोज यूज करता है। लैक्टोज कोई भी यूज नहीं करता, नॉर्मली हर कोई ग्लूकोज यूज करता है, किसी को प्यार नहीं है लैक्टोज, एनर्जी भी ज्यादा मिलती नहीं। ग्लूकोज यूज करते हैं, एनवायरमेंट में ग्लूकोज है, ग्लूकोज उनकी बॉडी में आएगा, ग्लूकोज से वो एनर्जी लेंगे, ये वो नॉर्मली करते हैं। बट कई बार क्या होता है कि ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है एनवायरमेंट में, तो वो लोग यूज करते हैं लैक्टोज। अब जैसे ही उनके पास लैक्टोज आता है ना, अगर उन्हें लैक्टोज से एनर्जी लेनी है तो सबसे पहले लैक्टोज को उन्हें ब्रेक करना होगा। लैक्टोज ब्रेक होके किसमें हो जाता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। कि जब लैक्टोज ब्रेक हो रहा है तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में होता है, फिर फाइनली वो उससे एनर्जी ले लेते हैं। अब जब ई कोलाई के पास लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, एंजाइम्स का जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में मतलब लैक्टोज को ब्रेक करते हैं, उन एंजाइम्स का कोई काम ही नहीं है। जब उनके पास लैक्टोज आएगा तभी तो काम है। चलो फिर अब हम बनाते हैं हमारा पूरा सीक्वेंस जो है, आप लोगों ने पढ़ी भी है। अच्छा, इसमें याद करने का नहीं आता कभी, तुम लोगों ने लास्ट ईयर का 2025 में ओपरेंट पे आया है ना, 2025 या नहीं 2024, 2024 या 2025 में से आईमेट का पेपर देख लो, लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का इसी ओपरेंट पे आया है। तो यू डोंट हैव टू लर्न एवरी नेम, आपको यहाँ पे ओपरेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, ये समझना है, रादर देन कि बीटा गैलेक्टोसिडेज ब्रेक कर रहा है, ट्रांस होता है, परमीएज होता है, ये सब नहीं लर्न करना है। आपको ओपरेंट समझना है, इसीलिए ध्यान से समझो। और सबके कैमरा ऑफ है पलक के अलावा, कोई नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। मुझे लग रहा है आपको नींद आ रही है आज की क्लास में, क्योंकि मैं बोले जा रही हूँ तुमसे बात कर नहीं रही हो, ऐसा है ना। हाँ ये देखो बच्चे कह भी रहे हैं, पलक ऐसा ही है क्या, पलक नींद आ रही है क्या थोड़ा सा। सानिया कहाँ गई यार, सानिया बता ना जरा, सच बता, नींद आ रही है ना। थोड़ी थोड़ी तो आ रही है सानिया। हमें एक एक नाम करके बोलूं क्या यार, जो एरिया का तो है ही नहीं ऑन, एक बार उसने अपना फेस दिखा दिया, कह रही और क्या, बार बार थोड़ा ना करेंगे ऑन, है ना। अंकिता, अंकिता तो कर ही सकती है, अंकिता लाइब्रेरी में बैठे हो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो क्या हो जाता है अंकिता, कैमरा ऑफ करके कुछ हो जाता है क्या, कॉर्नर में बैठी है, बता कुछ हो गया, ऑन ही रहने दो। और उजेर कहाँ गया भाई हमारा, मुझे लगा था उजेर सीधा है। अच्छा तो मेरे पे दिखा रहा है वो। और जो एरिया का कहाँ है, सक्षम ने नहीं दिखाया आज अपना फेस, सुबह से मतलब क्लास जब से स्टार्ट हुई है। सक्षम दिखा दे अपना फेस, दिखा दे सबको स्माइल करता हुआ। कहाँ है सक्षम, कहाँ है हमारा, आया ही नहीं अभी तक, सक्षम कहाँ गया भाई, हो गया सक्षम, सो गया सक्षम। सक्षम, ये सच में सो गया लगता है लड़का। सक्षम कहाँ गायब हो, दिख ही नहीं रहे हो, ऑन करो कैमरा, हो कहाँ, लेट वेट की क्लास तो नहीं ले रहे बेड पर, यार चलो यार मम्मी खाना दो, आप छोड़ो कैमरा ऑन।
आप कैमरा ऑन क्यों नहीं कर रहे हो ये बताओ। अच्छा, और उमरा का क्या प्रॉब्लम है? उमरा बाहर है क्योंकि नहीं बाहर जाना था ना। उमरा कहाँ है? देखो मुझे सिर्फ अमन ने मैसेज किया है कि अब वो कैमरा ऑन नहीं कर सकता क्योंकि वो बाहर है, बाकियों के तो ऑन होने चाहिए है ना। मैं अगर किसी अगर तुम लोगों ने कैमरा ऑन नहीं किया ना फिर तुम्हारा टेस्ट है 6 से 7, मैं टेस्ट बना के भेज दूंगी। ऐसा कुछ मत भी कैमरा वैमरा ऑन करो तुम। तुम लोगों को नहीं कहा। जल्दी उमरा कहाँ है भाई उमरा? सक्षम ने तो कह दिया नेट खराब है। उमरा है ही नहीं। उमरा कहाँ गई? क्लास में नहीं है ना उमरा? पलक उमरा नहीं है क्लास में, वो तो आके चली गई। चलो भाई फिर अब पढ़ लेते हैं, क्या करें अब। ब्लैक ओपन पे आ जाते हैं, पढ़ ही लेते हैं। लड़कियां ही दिख रही है मुझे फिर से, लड़के नहीं दिख रहे, सब गायब है। हाँ। ब्लैक ऑपरेंट पे आ जाते हैं। हमने देखा था कि प्रमोटर, ठीक है, एक क्वेश्चन पता नहीं कहाँ मैंने पढ़ा था, प्रमोटर से भी आया था कि आपको ना यहाँ पे प्रमोटर दो मिलेंगे। एक प्रमोटर यहाँ पे आई स्मॉल आई है, स्मॉल आई, फिर से प्रमोटर मिलेगा, ऑपरेटर, और फिर आपकी तीन जीन होती है जेड वाई एंड ए। पता नहीं ये क्वेश्चन नीट में आया है या मैं कोई एग्जाम पढ़ रही थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कितने प्रमोटर होते हैं। सो आपको याद रखना है कि जेड वाई ए जो जीन है ना, ये तो आईमेट में आया है, किसी में तो आया है कि जेड वाई ए जो जीन है उसका एक प्रमोटर होता है, और जो आपकी आई जीन होती है ना उसका अलग प्रमोटर होता है। ये आपको याद रखना है, सबके सेम प्रमोटर नहीं है चारों के। एक बार ये कहीं तो आया है क्वेश्चन, तो ये चीज आपको याद रखनी है। पीपी इवन तुम लोग एनसीईआरटी में बनाते थे तब भी देखते थे पीपी लिखा होता है। नीट में आया था, अच्छा हाँ मैं वही कह रही, क्वेश्चन आया है पता नहीं मुझे कहाँ आया है। बट प्रोमोटर आपको याद रखना है कि दो अलग अलग प्रोमोटर होते हैं। अब ये जो तीन जीन है ये हमें पता है, प्रोमोटर रीजन हमको पता है, ये प्रोमोटर का काम होता है आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड कर देता है। अब ये वाली आपकी स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब है जो फाइनली किसी अमीनो एसिड और प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करती है। तो जेड जीन जो है, वाई जीन, ए जीन, अगर सब कुछ सही रहता है तो क्या होगा, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे बाइंड कर लिया और आपका एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए बनने के बाद आपका क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तीन जीन से तीन डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे। अब ये जो तीन डिफरेंट प्रोटीन आपके बनेंगे कौन कौन से, जेड जीन जो है आपकी प्रोटीन बनाती है बीटा गैलेक्टोसिडेज, वाई जीन आपकी बनाती है परमीएज, परमीएज बनाती है ना वाई जीन आपकी, ट्रांसएसाइटाइलेज, परमीएज, परमीएज। और ए जीन जो होती है वो ट्रांसएसाइटाइलेज बनाती है ना। बीटा गैलेक्टोसिडेज का काम होता है हाइड्रोलाइज कर देना, ब्रेक कर देना जो लैक्टोज आता है उसे। तो बीटा गैलेक्टोसिडेज ने, कोई भी ना क्लास नहीं लीव करेगा प्लीज, ये टॉपिक अच्छे से समझ लो, थोड़ा सा बड़ा है बट समझ लो कि लैक्टोज को ब्रेक करना होता है किसमें, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ठीक है, परमीज का काम क्या होता है, जो परमीज होता है वो मेम्ब्रेन जो होती है ना उसको परमिएबिलिटी उसकी बढ़ा देता है कि लैक्टोज जो है इजीली सेल के अंदर एंटर कर सके। यही काम बस इतना है, परमिएबिलिटी इंक्रीज कर देता है, और ये वैसे भी प्रेजेंट होता है, परमीज का काम इतना ही है कि ये परमिएबिलिटी जो है इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ट्रांससाइटाइलेज का फंक्शन ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसका काम ना कह सकते हो कि भाई डीटॉक्सिफाई करने का हो गया। ये तुम लोग को इतना याद नहीं रखना कि ट्रांससाइटाइलेज का फंक्शन, लेकिन इसका अगर आपको बहुत अच्छे से याद रखना ही है तो ट्रांसफर ऑफ, ये बेसिकली क्या करता है, एसिटाइल कोएंजाइम को ट्रांसफर कर देता है बीटा गैलेक्टोसिडेज से। तो इतना याद करोगे भी ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसका इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। और अगर किसी को लिखना ही है तो वहां पे लिख भी सकता है कि ट्रांससाइटाइलेज क्या करता है। ये जो है ना ये बेसिकली क्या करेगा, बातें कर रहे हो तुम लोग, क्यों कर रहे हो भाई?
नहीं भी याद करोगे अगेन ट्रांस एसिटाइलेज का कोई वो है नहीं प्रॉब्लम, ठीक है। अब होता क्या है, ये जनरली हर चीज का हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, फंक्शन पढ़ लिया। अब लैक ऑपरेंट में ना ये तब होगा ये सारी चीजें जब उनके पास लैक्टोज होगा, उनके पास बैक्टीरिया के पास ग्लूकोज नहीं है, उनको किसकी जरूरत है अब, लैक्टोज की वो यूज कर रहे हैं फॉर एज अ एनर्जी सोर्स। अगर लैक्टोज आएगा तो ZYA जीन में ट्रांसक्रिप्शन होगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज बनेगा और बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करेगा, लैक्टोज को ब्रेक कर देगा आपके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। ये जर्नली होना चाहिए तब आपका लैक्टोज जो है वो प्रेजेंट होता है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है, अभी मैंने आपको बोला ना, इसका मतलब ही क्या है, ये जो हम कर रहे हैं ऑपरेंट का मतलब क्या होता है कि जब कोई जीन की या जब किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं है तो वो बंद रहे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो इनहिबिटर जीन है इसमें से क्या निकलेगा आपका, ये कोड करेगी रिप्रेसर एमआरएनए के लिए, रिप्रेसर एमआरएनए आपका बनाएगा रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पर ये जाके लग जाएगा ऑपरेटर पे, येलो लग बनना था, ये जाके यहाँ पे ऑपरेटर पे लग जाएगा। जैसे ही ये ऑपरेटर, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में है, जैसे ही ये ऑपरेटर पे लगेगा ना, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा प्रमोटर रीजन पे और आगे जाके वो अपना काम नहीं कर पाएगा। नॉर्मली सेल में ऐसा होता है, नॉर्मली सेल में क्या होता है कि ये जो इनहिबिटर जीन है, आई फॉर इनहिबिटर ना कि इंड्यूसर, ठीक है, इनहिबिटर जीन जो है, इनहिबिटर जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाती है, रिप्रेसर प्रोटीन आपका ऑपरेटर पे काम करता है जाके, और फिर क्या होगा, वो आपका अटैच हो जाएगा और आपका काम रुक जाएगा, ये आगे एमआरएनए नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा। नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट रहता है सेल। अब इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आपके पास भर भर के लैक्टोस आ गया, पर हम भर भर के नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 10 मॉलिक्यूल्स, जस्ट टू अंडरस्टैंड, हमने लिए 10 मॉलिक्यूल्स लैक्टोस के आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने मॉलिक्यूल्स आए हमारे पास, 10 मॉलिक्यूल्स लैक्टोस के आए। ये जो लैक्टोस का मॉलिक्यूल है ना, एक ये अगर मैं इसकी बात करूं, नाउ दिस लैक्टोस विल एक्ट एज अ इंड्यूसर। इंड्यूसर नाम से ही पता लग रहा है, इंड्यूस करेगा, स्टार्ट करेगा। ये लैक्टोज जो होता है ना, जाके बाइंड करेगा इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल पे, और ये जो रिप्रेसर प्रोटीन था ये इनएक्टिव हो जाएगा, इसको इनएक्टिव कर देगा, और जैसे ही वो इनएक्टिव होगा वो ऑपरेटर से हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ, ऑपरेटर से ये हट जाएगा और ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल आपका इनएक्टिव हो गया। लेट्स से जैसे ही इस पे किसने काम किया, लैक्टोस ने, तो ये लैक्टोस एक यहाँ पे बाइंड है, ठीक है, इनएक्टिव हो गया। अब अपना आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आया, बाइंड किया और उसने एमआरएनए बनाया, एमआरएनए से आपके सारे प्रोटीन बन गए, बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये सारे प्रोटीन आपके बन गए, अपना काम शुरू हो गया। काम हमारा क्या था कि लैक्टोज को ब्रेक करके ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाना था, ये हमारा हो रहा है, बढ़िया, काम शुरू हो गया। मतलब आपका स्विच जो है वो ऑन हो गया स्विच ऑन, यही तो हुआ। अब हमें ये भी तो सीखना है कि एक बार अगर स्विच ऑन हो गया तो वो अपने आप को जाके करेगा तो नहीं ना स्विच ऑफ, तो अब स्विच ऑफ कैसे होता है, ऑन हुआ, समझ आया कैसे हुआ, किसकी हेल्प से हुआ ऑन, लैक्टोज की हेल्प से, क्योंकि लैक्टोज एक्ट एज अ इंड्यूसर, कि उसने रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो यहाँ पे ऑपरेटर पे बाइंड था उसको इनएक्टिव कर दिया और हमारा स्विच ऑन हो गया। हमेशा तो लैक्टोज नहीं रहेगा ना, हमें अब स्विच ऑफ, भाई जब यूज नहीं है हमें फिर से स्विच ऑफ करना होगा, तो वो स्विच ऑफ भी लैक्टोज की वजह से ही होता है। कैसे, देखो ये 10 मॉलिक्यूल्स थे, 10 में से एक मॉलिक्यूल तो आपका यहाँ पे लग गया रिप्रेसर पे, बाकी के जो 9 मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ पर गए सारे के सारे, और सबका क्या हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। फाइनली सारे 9 मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन आपका हो गया। चलो जी,
सारे 9 मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हो गया ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, जितने भी लैक्टोज थे। इन दिस केस वी आर अज्यूमिंग 10 थे, बट ऑफकोर्स ज्यादा भी हो सकते हैं। जितना भी लैक्टोज था सबका ब्रेकडाउन हो गया ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब क्या होगा, जो लास्ट 10th मॉलिक्यूल था, जो कहां पर है हमारे 10th मॉलिक्यूल कहाँ है, वो जो पहले वाला था रिप्रेसर प्रोटीन पर है ना। यस, अब ये जो 10th मॉलिक्यूल है ना, ये रिप्रेसर प्रोटीन से हट जाएगा, और ये भी अपना मॉलिक्यूल जो है ना 10th वाला, ये भी, इसका भी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब जैसे ही ये यहां से हटेगा, इसका भी ब्रेक डाउन हो गया, तो ये वापस से रिप्रेसर मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, वापस से यहाँ पे जाएगा और ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा, एंड फिर से आपका स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ। सो बेसिकली लैक्टोज जैसे ही एंटर करता है स्विच ऑन हो जाता है, क्योंकि आपका रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है। वन सेकंड क्या है कि भाई सारे इनएक्टिव हो गया रिप्रेसर प्रोटीन, तो आरएनए पॉलीमरेज वहां पे बाइंड करने लगा, बाइंड किया आरएनए पॉलीमरेज ने, तो आपका वही ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, एंजाइम बन गए, बीटा गैलेक्टोसिडेज बना। उसमें जितना भी सेल के अंदर लैक्टोज था उस सबको ब्रेक करना चालू कर दिया ग्लूकोज और गैलेक्टोसिडेज में। नाउ एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि सारा का सारा लैक्टोज खत्म हो जाएगा, सबको ब्रेक कर दिया। फिर जैसे ही सबको ब्रेक किया, तो वो वाला मॉलिक्यूल जो यहाँ पर प्रेजेंट था, आपके रिप्रेसर प्रोटीन पे जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, वो रिप्रेसर प्रोटीन वाला लैक्टोज भी यहां से चला जाएगा, उसको भी ब्रेक कर देंगे, और जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन से लैक्टोज हटेगा, फिर से रिप्रेसर प्रोटीन आपका एक्टिव हो जाएगा, ऑपरेटर पे ऐड होगा, एंड स्विच ऑफ हो जाएगा। आपको समझ आया ओपरॉन काम कैसे कर रहा है, अपने आप से स्विच ऑन होता है और अपने आप ही ऑफ होता है, वहां पे कोई और जा थोड़ी ना रहा है, इवन वहां पे तो सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं, लैक्टोज जा रहा है ना, कोई पर्टिकुलर और कोई न्यू मॉलिक्यूल नहीं जा रहा है ना बेटा, कोई और सिग्नल तो नहीं दे रहा है, लैक्टोज ही है, बस सिर्फ लैक्टोज ही है। जैसे कि हम लोगों ने एक बार डिस्कस करा था, मैं क्लास में डिस्कस करी थी कि टीआरपी ओपरोन भी है, बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसके लिए कोई और हो सकता है। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, इसे लैक्टोज ओपरन इसीलिए बोला है ये लैक ओपरन, क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज का ब्रेकडाउन है वन, यहाँ पे लैक्टोज ही एज ए इंड्यूसर काम कर रहा है। हर जगह जरूरी नहीं है कि जिसका ब्रेकडाउन हो रहा है वही एज ए इंड्यूसर काम करे, एंड इवन ऐसा भी नहीं है, आप लोगों ने अगर कहीं वर्ड पढ़ा हो कि रिप्रेसिबल ओप्रोन, रिप्रेसर ओप्रोन, इंड्यूसिबल ओप्रोन, या आपने पढ़ा होगा नेगेटिव रेगुलेशन या पॉजिटिव रेगुलेशन, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स पढ़ते हैं, वो हर जगह जरूरी नहीं है कि आई जीन जो है वो आपका रिप्रेसर प्रोटीन बनाए, कई जगह यहाँ पे इंड्यूसर प्रोटीन बनता है, कि हमेशा जैसे कि ये लैक ओपरोन में नॉर्मली बंद रहता है, नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है, स्विच ऑफ होता है, स्विच ऑन हमें करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी ऑपरेंस होते हैं जहां पे नॉर्मली स्विच ऑन रहता है, कोई और आता है तो स्विच ऑफ होता है। तो इट डिपेंड्स ऑपरेंट टू ऑपरेंट, अगेन हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, नहीं है आपके कोर्स में, बट आपको याद भी नहीं करना है कि ये क्या क्या बना रहा है, आपको यहाँ पे ओपरेंट समझ आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। ओपरेंट क्या करता है, कोर प्रिंसिपल क्या है ओपरेंट का, वो आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद ही तो आप लैक ऑपरेंट समझोगे। क्या सभी को ये समझ आया? किसी को डाउट है तो मैं दोबारा बता सकती हूँ, कोई ऐसा नहीं है भाई, बताओ। किसी को डाउट, एनीवन? नहीं है? एक बार ना मैं क्वेश्चन खोल के दिखाऊं तुम लोगों को, लास्ट टाइम जो आया था, एक सेकेंड ना। हाँ, लैक ऑपरेंट बोर्ड में भी आता है भाई, पॉजिटिव रेगुलेशन नेगेटिव रेगुलेशन आता है, इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड ना, इसको सेव करना है ना, बाद में कर दूंगी। कौन से में है, 2024 में है ना शायद। ये रहा, खुल गया, दिख रहा है सभी को? बड़ा करूँ क्या, बड़ा करूँ, दिख रहे हैं? क्वेश्चन देखेंगे आप लोग?
द प्रोकैरियोट, क्योंकि ये ओपरन जो है ना, लैक ओपरन, हमने इकोलाई बोला ना, बैक्टीरिया है इकोलाई, तो प्रोकैरियोट है, ओपरन प्रोकैरियोट्स में ही है ये। कि द प्रोकैरियोटिक ओपरन इज, क्या होता है, पहले ई से स्टार्ट करते हैं नीचे वाले से, कि डीएनए सीक्वेंस एलिमेंट विदाउट एनी टाइप ऑफ रेगुलेटरी फंक्शन, ये तो खराब ही है, ऐसा नहीं है, रेगुलेटरी फंक्शन जीन वीन अपना काम तो करते ही है, ये गलत है। एक आरएनए कॉम्प्लेक्स जो इन्वॉल्व होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में, वो भी नहीं है, हमको पता है। एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो कैटलाइज करता है प्रोटीन सिंथेसिस, खाली प्रोटीन थोड़ी ना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एडजेसेंट जीन जो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते क्योंकि सभी का हमें पता है जेड वाई ए जो हमने पढ़ा है, तीनों का सेम प्रमोटर है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर तीनों का अलग प्रमोटर होता ना, तो हम बोलते कि ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अगर एक कोड नहीं कर रही है, एक ट्रांसक्राइब नहीं हो रही है, तो बाकी भी नहीं होगी, सो ये गलत है, डिपेंडेंट होती है ये। कि फंक्शनल यूनिट है जिसमें आपको एडजेसेंट जीन्स मिलेंगी, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेटली कंट्रोल्ड होती हैं, और डीएनए सीक्वेंस होती हैं जिसमें रेगुलेटरी फंक्शन होते हैं। तो ओपरन, लैक ओपरन का आंसर आपका, सॉरी प्रोकैरियोटिक ओपरन का आपका आंसर क्या है, ए। दिख रहा है ना कि भाई एडजेसेंट जीन्स, एडजेसेंट मतलब लगातार जो है, जैसे जेड वाई ए, ये तीन जीन्स है, कोऑर्डिनेटली कंट्रोल, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि अकेला खाली जेड को अलग कोई और कंट्रोल कर रहा है, वाई को कोई और, ए को कोई और, तीनों एक दूसरे को एक साथ, सारा प्रमोटर तीनों का एक ही है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला था। एंड डीएनए सीक्वेंस जो कि जिनके रेगुलेटरी फंक्शंस है, ये सारी चीजें होती है। इज दिस क्लियर सभी को कि प्रोकैरियोटिक ऑपरेंट का कैसा, आप लोग किसी में भी देखोगे ना यहाँ पे, वो लर्निंग वाला तो क्वेश्चन आया ही नहीं है, क्वेश्चन ही आपके उस तरह के आते हैं। ये देखो, ये तो बहुत ही इजी आया 30 वाला, 30 का आंसर क्या बन रहा है बताना, और 30, 29, 30 और 31, इन तीनों का आंसर बताओ, क्योंकि 2024 में पूरा ही पेपर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अलग बड़ा करो क्या, थोड़ा सा नहीं दिख रहा क्या बेटा, करो, ठीक है, ओके। 29, 30, 31, इशिता 29 का बताओ। अलग का आंसर है कि तीनों का ए है, ओके। इशिता 29 का, देखते हैं। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस व्हिच इज एक्सक्लूसिवली यूकैरियोटिक, ये तो हो ही नहीं सकता, प्रोकैरियोट में होता है। इज सिमिलर टू ट्रांसक्रिप्शन, नो, कंप्लीटली डिफरेंट है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, नहीं, उसे तो क्या बोलते हैं जब आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, ये तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। और अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं, यस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, वायरल, रेट्रोवायरस में जो होता है कुछ में। अकर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, नो, क्योंकि साइट हमने डिस्कस किया भाई, जो भी हम डिस्कस करते हैं वो किसी ना किसी पॉइंट में आ जाता है भाई, कि नहीं हमें पता है वो कहाँ होता है, आज ही किया, साइटोप्लाज्म। लीड्स टू द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स फ्रॉम एमआरएनए, करेक्ट, कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती है एमआरएनए से, सो ए इज करेक्ट। हर्षप्रीत 30 का बताना प्लीज। वेल इट इज वेरी इजी। हर्षप्रीत या नहीं, कौन बताएगा, सक्षम, सक्षम आवाज आ रही है यार, मुझ तुम अगर किसी को भी फोमो हो रहा है ना कि मैं उसका नाम नहीं ले रही और उसका क्वेश्चन नहीं पूछ रही, तो अपना हैंड रेस कर दो, उसी से पूछूंगी मैं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, फोमो नहीं होना चाहिए किसी को। सक्षम, इसका ना, ये बताओ, अगर ये मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम कर दूं इसे, तो मुझे एमआरएनए सीक्वेंस बताओ। बोलो। हाँ, हाँ, हाँ,
हर्षप्रीत, ये सही है क्या सक्षम का? क्यों सही है हर्षप्रीत ये? तो क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो डीएनए स्ट्रैंड होती है वो हमारी कौन सी होती है? कोडिंग स्ट्रैंड। हमें तो याद ही है कि एमआरएनए की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है। अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए की पोलैरिटी होती है तो बस इसमें और इसमें आपको क्या चेंज करना होता है कि जहां जहां टी होता है वहां वहां यू लगा दो, बस बाकी सेम है। तो यस, गुड सक्षम। 31 का आंसर बता दो कौन? मैं ही बता देती हूँ, ए है। ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, आंसर तो यही है। 31 है, रेप्लिकेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच आरएनए, नीचे से हम लोग डिस्कस करते हैं, आरएनए को टेम्पलेट की तरह यूज किया जाता है न्यू आरएनए मॉलिक्यूल। नो, आरएनए को एज अ टेम्पलेट यूज किया जाता है प्रोटीन्स बनाने के लिए, दैट इज ट्रांसलेशन। डॉटर सेल्स बनते हैं मदर सेल से, नहीं, ये तो बहुत इजी है। डीएनए को यूज किया जाता है आरएनए बनाने के लिए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज किया जाता है न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन मुझे करवाने हैं, एक सेकेंड ना, अभी तो टाइम है, कर लो। इशिता बता जल्दी, कौन सा पेपर खोलूं? 22। नहीं किया क्या हमने ये अभी तक? यार इशिता यार, ऐसे मत किया कर यार तू। हाँ, ये तो किया है हमने शायद। हाँ, यही तो किया था। ओहो, ये वाला बढ़िया क्वेश्चन। चलो चलो, बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है सभी को। 21, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा और बड़ा कर तो दूं मैं, लेकिन ना ये दिखेगा नहीं, फिर ये पूरा आएगा नहीं। क्वेश्चन देखो, which diagram shows the correct hydrogen bonds between bases of section of DNA? कितना इजी है यार ये। ओके, बताओ बाकी आपका ये है। बड़, बड़ा करूं क्या थोड़ा सा? देखो ये, देखो यहाँ पे ये गलत हो गया, यहाँ पे सी और जी में डबल बॉन्ड बनाया है, यहाँ सी और जी में सिंगल बॉन्ड है, ए और टी में ट्रिपल है, ये भी गलत है। यहाँ सी और जी में डबल है, ये भी गलत है। हमें पता है सी और जी में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ए एंड डी में आपके डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। यस, ये तो हमारा उसका है, बायोमोलिक्यूल्स जब हमको करने हैं। ओके, ये वाला बताओ, कौन बताएगा इसको? उजैर बताएगा। उजैर से बात ही नहीं कर रहे हम इतनी देर से। उजैर बताइए, क्वेश्चन पढ़िए और उजैर आंसर देगा। ओके, उजैर का ए है, बाकी किसी को बोलना है या सभी को लगता है ए है? साक्षी कह रही, सॉरी, सक्षम। श्योर श्योर, टेक योर टाइम। क्या? A. Which of the following could be found within a molecule that has just been made by transcription in a healthy human pancreatic cells? ये ट्रांसक्रिप्शन अभी अभी हुआ है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? यार एक बात बताओ, जनरली मानो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है तो ऑफ कोर्स एडेनाइन, आप ये कह रहे हो कि एडेनाइन होगा, उसमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा और राइबोज होगा, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होंगे। मतलब यहाँ पे ऐसे अंडर द लाइन पढ़ने वाली
बात नहीं हो गई थोड़ी सी कि पेप्टाइड बॉन्ड वैसे प्रोटीन तो प्रेजेंट होते ही हैं, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, डीएनए पॉलीमरेज हो गए, ये एंजाइम्स जो हैं, ये आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन नहीं है? आप लोग को क्या लग रहा है इसका आंसर भाई, कि मतलब क्या कह रहे हो बेटा? सानिया आवाज नहीं आ रही, सॉरी, दोबारा बोलो बेटा। हाँ मतलब मैं वही कह रही हूँ कि हमने लास्ट क्वेश्चन जो किए थे ना, उस हिसाब से तो यही आंसर है कि एडेनाइन मिलेगा आपको, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड मिलेंगे डीएनए में, राइबोज शुगर मिलता है, ये तो करेक्ट है। आई थिंक फिर यही होना चाहिए, बट मतलब could be find within a molecule that has been okay within a molecule बोला है ना, कि नॉट इन अ सेल, कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो सिर्फ अभी बना है ट्रांसक्रिप्शन से, तो वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो ट्रांसक्रिप्शन से बना है, मतलब यहाँ पे एमआरएनए की बात हो रही है कि एमआरएनए बना है ना ट्रांसक्रिप्शन से, मॉलिक्यूल, यहाँ पे सेल नहीं लिखा है, ये लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी फाउंड विद इन अ मॉलिक्यूल जो अभी अभी ट्रांसक्रिप्शन से बना है, विच इज एमआरएनए जो बना होता है, ठीक है, पेनक्रियाटिक में। तो उसमें एडेनाइन होता है, उसमें फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं, उसमें राइबोज होता है, इवन एक बार को हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है ना, वो नहीं होता, क्योंकि एमआरएनए में क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड थोड़ी ना होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स उसमें एमआरएनए में नहीं होगा, सो देन इट इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना वो स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है, आपका क्रोमोसोमल पेडिग्री, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, कौन आया है अब? अंकिता, अच्छा अंकिता, ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे और मिलेंगे अगली कक्षा में सैटरडे। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं। ट्यूसडे टेस्ट है, पढ़ के आना, डाउट्स पूछ लेना, सैटरडे डाउट क्लास भी हो जाएगी आपकी।